हाँ तो दोस्तों, कल हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। हमने बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, कुछ कुछ फॉर्मूले थे वो हमने पढ़े थे। क्या क्या पढ़ा हमने ग्रिड चैम्बर के बारे में पढ़ा। ग्रिड चैम्बर क्या है, डेट्रिटस टैंक क्या है, हमने आइडिया लगा लिया कि इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करने का मेथड है, यानी सेडिमेंटेशन टैंक है। जो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक होता है वही है प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। फॉर्मूला यही VS/V0। VS का फॉर्मूला VS² बराबर का 4/3 G-1 GD/CD। क्यों? क्योंकि बड़े पार्टिकल हैं, यहाँ पे लेमिनार फ्लो नहीं होगा। लेमिनार फ्लो नहीं होगा, RE की वैल्यू <= 0.5 नहीं होगी, तो CD की वैल्यू 24/RE नहीं होगी। ये हमने देखा। तो स्टोक्स लॉ अप्लीकेबल नहीं होगा, हम जनरल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। V0 वही Q ओवरफ्लो रेट Q/सरफेस एरिया, ये हमने पढ़ा। बाकी और बेसिक बेसिक चीज़ें, फ्लो वेलोसिटी, लेंथ डिवाइड बाई डिटेंशन टाइम, मीटर पर सेकेंड, Q बराबर का मीटर क्यूब पर सेकेंड वॉल्यूम बाई डिटेंशन टाइम, ये हमने दो फॉर्मूले पढ़े। बाकी आप अदर फॉर्मूला इन्हीं से निकाल सकते हैं। ग्रिड चैम्बर, डेट्रिटस टैंक, ये कोर्सर के लिए और ये फाइनल के लिए। ध्यान क्या रखना है, इनऑर्गेनिक रखना है, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स। आगे हमने PST पढ़ा, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, टाइप 2 सेटलिंग, आइडिया है अपने को। फ्लोकुलेशन सेटलिंग, टाइप 2 सेटलिंग, ठीक है। उसके बाद हमने सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक भी पढ़ा। एक क्वेश्चन किया था, दो तरह से डिजाइन करते हैं। पहला ओवरफ्लो रेट, दूसरा सॉलिड लोडिंग रेट और ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। दोनों में से जो मैक्सिमम एरिया आएगा उसके बेसिस पे अपन डिजाइन करेंगे। ये होगा Q/सरफेस एरिया, ये होगा Q × SI, जो इनकमिंग सॉलिड रेट है। सॉलिड क्या हो गए, ऑर्गेनिक सॉलिड रेट, ऑर्गेनिक सॉलिड लोडिंग, ऑर्गेनिक सॉलिड लोडिंग। इसी को क्या कहते हैं, BOT बोल देते हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक को रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड चाहिए। इसी को BOT अल्टीमेट बोल देते हैं, इसी को L0 बोल देते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई सरफेस एरिया। इन दोनों में से जो मैक्सिमम सरफेस एरिया आएगा, मैक्सिमम सरफेस एरिया आएगा, उसके लिए अपन डिजाइन कर देंगे। ये होगा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, सेकेंडरी क्लेरिफायर और बस सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, जो भी अपन बोल सकते हैं इसको। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था PFR, CMFR। PFR प्लग फ्लो रिएक्टर, प्लग फ्लो रिएक्टर क्या था, नो मिक्सिंग। नो मिक्सिंग होगी तो हाई एफिशिएंसी आएगी। थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट देख लेते थे, हाई एफिशिएंसी क्यों आती है। जैसे कि मान लो ये एक प्लग फ्लो रिएक्टर है, यहाँ कंसनट्रेशन C0 है, यहाँ पे कंसनट्रेशन कैसे CT है, T एट एनी टाइम। कैसे आएगी CT, हाइस्टोटोकाइनेटिक से C0 e⁻⁻KT से। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक लोडिंग के या ऑर्गेनिक मटेरियल के रिमूवल की रेट dCT/dt प्रोपोर्शनल टू एट जो भी उस टाइम पे अवेलेबल होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो ये होगा प्लग फ्लो रिएक्टर। नो मिक्सिंग, हाई एफिशिएंसी। अब हाई एफिशिएंसी का थोड़ा सा अपन देख लेते हैं क्या सिस्टम रहता है हाई एफिशिएंसी का। दो दो अपने पास, एक मान लो CMFR है और एक क्या है PFR है। PFR में हमने कोई मिक्सिंग नहीं करी, जो ऐसे सिंपल Q आ रहा था, C0 आ रहा था, तो वो सिंपल
ये मान लो ASP है, एक्टिवेटेड सेलर प्रोसेस है, एक्टिवेटेड सेलर प्रोसेस है। इसके अंदर जो अपनी कंसंट्रेशन आई थी, हमने एरेशन लिया नीचे से, कंसंट्रेशन और ओरिजिन लोडिंग रेट आ रही थी C0, BOD है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंसंट्रेशन है। तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे C0 था, हमने चलने दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड करेंगे किस बेसिस पे, CT बराबर का C0 E के और माइनस का KT से कर देंगे। तो अगर कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में ज़्यादा होगी तो डिग्रेडेशन भी ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि dCT/dt किसके प्रोपोर्शनल है, उस टाइम पे अवेलेबल कंसंट्रेशन की, ठीक है। अब यहाँ क्या किया, हमने पूरा मिक्सिंग कर दिया, C0 आया, हमने पूरा कंप्लीटली वाटर के साथ मिक्स कर दिया। इससे क्या होगी, C0 की या फिर जो कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है वो कम हो जाएगी। पूरा एक और एक साथ मिक्स कर देंगे पानी के साथ, तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगी। अब कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगी तो dCT/dt प्रोपोर्शनल टू एट अवेलेबल ऑर्गेनिक मैटर की डिग्रेडेशन की रेट क्या होगी, उस टाइम पे अवेलेबल कंसंट्रेशन क्या होगी। अगर C0 ही कम हो गया तो फिर उनकी रिमूवल की रेट भी कम होगी, तो इसलिए वो क्या होता है, एफिशिएंसी कम निकल के आती है। क्यों, क्योंकि रिमूवल की रेट कम होगी, रिमूवल की रेट कम होगी तो एफिशिएंसी कम निकल के आती है। यहाँ पे क्या, स्टार्टिंग में C0 ज़्यादा था, हमने मिक्सिंग नहीं किया, तो यहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे। यहाँ पे हमने पानी के साथ पूरा मिक्स कर दिया, ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन कम हो गई, बैक्टीरिया को ढूंढ ढूंढ के खाने पड़ेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया को ढूंढ ढूंढ के खाने पड़ेंगे। तो तो क्या होगा, रिमूवल की रेट कम आएगी, रिमूवल की रेट कम आएगी तो CT, फिर यहाँ पे फॉर्मूला निकल जाता है C0/1 + KT। ये हमें आइडिया था। CMFR में ये निकल के आता है, PFR में CT बराबर C0 E के माइनस का KT। हमने पानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, कोई मिक्सिंग नहीं की, जैसा सिंपल आ रहा था वैसा ही डिग्रेड होता गया, तो इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा निकल के आती है, इसमें एफिशिएंसी कम निकल के आती है। फिर हमने ऐसे ही एक फॉर्मूला और पढ़ा था सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का, dC/dt या dL/dt प्रोपोर्शनल टू C²। तो आया क्या था 1/CT या 1/LT बराबर का 1/C0 प्लस का KT। ये किसका फॉर्मूला है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का, ये अलग फॉर्मूला है। CMFR अलग फॉर्मूला है, CT बराबर C0/1 + KT। CMFR प्लग फ्लो रिएक्टर का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का अलग फॉर्मूला है, ठीक है। आपने कोई तीनों चीज़ें पूरा आइडिया हो गई। फिर उसके बाद हमने एक्टिवेटेड सेलर प्रोसेस पढ़ा था। एक्टिवेटेड सेलर प्रोसेस में अपने 3-4 टॉपिक पढ़े थे, M/M, θC, दो ही पढ़े थे मेनली, क्या है, फूड डिवाइड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन, या फूड बाई बायोमास की कंसंट्रेशन। बायोमास अपन किसको बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे, फूड ऑर्गेनिक मैटर को बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोमास बोल देंगे, ठीक है। फूड कितना, ऑर्गेनिक मैटर कितना आ रहा है, ऑर्गेनिक मैटर किसके साथ आ रहा है, क्यू के साथ आ रहा है, हमें तो दे रहे हैं क्यू के साथ, तो क्यू इंटू SI अपन का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ है, वो एरेशन टैंक में है, एरेशन टैंक में है, तो V इंटू एक्स, तो ये आता है डे इनवर्स में F/m, ठीक है। फूड कितना है, फूड किसके साथ आ रहा है, क्यू के साथ आ रहा है, ऐसे तो आ रहा है फूड, फूड क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर क्या है, यही BOD अल्टीमेट है, इसी को रिमूव करना है, तो Q इंटू SI अपन का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ है, इसके अंदर है, तो वॉल्यूम इंटू एक्स, इसकी यूनिट आ जाती है डे इनवर्स। क्या था θC, θC क्या है, स्लज एज और मीन सेल रेजिडेंस टाइम, मीन सेल रेजिडेंस टाइम क्या होता है, ऑन एन एवरेज बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म या बायोमास कितने टाइम तक सिस्टम में रहता है, तो टोटल बायोमास, टोटल बायोमास कितना है, डिवाइड बाई डेली बायोमास लिविंग द सिस्टम,
biomass leaving the system on daily basis. Daily biomass, the biomass exiting the system on daily basis, exiting the system or leaving the system. टोटल बायोमास वही एरेशन सिस्टम में रहेगा, एरेशन टैंक में रहेगा और उसकी कंसंट्रेशन एक्स है। बाहर कितना जाएगा, एक तो सेटलिंग टैंक के ऊपर से जाएगा क्यू नॉट माइनस का क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स ई प्लस का, एक कहाँ से जाएगा, सेकेंडरी सेटलमेंटेशन टैंक के बॉटम से जाएगा, कुछ तो रिसर्कुलेट हो जाएगा, कुछ बाहर जाएगा क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू कंसनट्रेशन। ये लगभग जीरो होती है क्योंकि बाहर जो पानी जाता है ऊपर से वो उसकी कंसनट्रेशन जीरो होती है। ये हो गया डेली बाहर जाने वाला कंसनट्रेशन, बायोमास एग्जिटिंग द सिस्टम ऑन डेली बेसिस। तो वो कुछ भी निकलवा लेता है, थीटा सी देखी, ये निकलवा लेगा, थीटा सी निकलवा लेगा। वॉल्यूम आपको दूसरे तरीके से निकलवाता है, क्या, क्यू बराबर का वॉल्यूम बाई डिटेंशन टाइम, मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो वो मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया। यूनिट का अपन ध्यान रखेंगे चीज़ों का। इसकी यूनिट आती है डेज में, दिन में, कितने दिन रही। आज अपन इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। पहले अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर क्या क्या चीज़ होती है। ट्रिकलिंग फिल्टर पहले आपने को पता है अटैच्ड एरोबिक सिस्टम होता है। एरोबिक सिस्टम होता ही है, क्या रहता है इसमें, ऐसे पॉन्ड रहता है, इसके अंदर ट्रिकलिंग फिल्टर रहता है, इसी से नाम दिया गया है इसका ट्रिकलिंग फिल्टर। क्या रहते हैं, फिल्टर के मीडिया रहते हैं, ऊपर से स्प्रिंकलर सिस्टम से पानी इसके ऊपर गिराते रहते हैं, ठीक है, ट्रिकल करते रहते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर, फिल्टर के ऊपर ट्रिकलिंग रूप से पानी गिराते रहते हैं। और क्या होता है, पानी नीचे जाता है, क्या आएगा इस पानी से, ऑर्गेनिक रहेंगे। माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ है, इनके ऊपर चिपके हुए हैं, अटैच्ड है इनके ऊपर, किसके ऊपर, फिल्टर के ऊपर अटैच्ड है। और ये सारा सिस्टम क्या है, ओपन है, तो एरोबिक सिस्टम होगा, अटैच्ड सिस्टम होगा। समझ में आ गया। लेकिन अब देखो, ये कोई फिल्टर मीडिया है, इसके चारों तरफ स्लाइम लेयर ग्रोथ होती है, बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं, फिर और ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ करते हैं। जब और ग्रोथ करते हैं तो जो अंदर वाली लेयर है फिल्टर के जस्ट ऊपर और अंदर की साइड, अंदर की साइड किसकी, स्लाइम लेयर के अंदर की साइड, इनसाइड स्लाइम लेयर, वहाँ क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यहाँ तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, यहाँ ऊपर वाले में तो ऑक्सीजन पहुँच रहा था, यहाँ तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, तो आता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। ऊपर एरोबिक डिकम्पोजिशन, ऊपर एरोबिक डिकम्पोजिशन, अंदर एनारोबिक डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है। और यहाँ पे एंडोजिनस रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है, एंडोजिनस रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। एंडोजिनस मतलब बैक्टीरिया अपने आप को खाना शुरू कर देती है, क्योंकि ना तो ऑक्सीजन यहाँ तक पहुँच रही है अंदर तक, ना ही ऑर्गेनिक मैटर वहाँ तक पहुँच रहा है, क्योंकि ग्रोथ काफ़ी हो चुकी है फिल्टर मीडिया के ऊपर, किसकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो ऑर्गेनिक मैटर भी नहीं पहुँच रहा, ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच रही, तो एनारोबिक और एंडोजिनस खुद को खाने लग जाते हैं। बाहर क्या चल रही होती है, एरोबिक एंड एक्सोजिनस। जो बाहर से लेते हैं उसको एक्सोजिनस रेस्पिरेशन बोलते हैं, बाहर से ऑर्गेनिक मैटर लेके उसको कंज्यूम करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सोजिनस रेस्पिरेशन। और जो अंदर से ले रहे हैं, अपने आप को खाने शुरू कर दिया, उसको बोलते हैं एंडोजिनस रेस्पिरेशन, क्योंकि बैक्टीरिया को तो अब जिंदा तो रहना है, तो वो अपने आप को खाना शुरू कर देते हैं, एंडोजिनस रेस्पिरेशन। अब ये जब एंडोजिनस रेस्पिरेशन और एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है तो यहाँ से इनका कॉन्टैक्ट हटना शुरू हो जाता है, कॉन्टैक्ट रिमूव होना शुरू हो जाता है, फिल्टर मीडिया के ऊपर से कॉन्टैक्ट रिमूव हो जाता है, कॉन्टैक्ट हटना शुरू हो जाता है, तो फिर इसको बोलते हैं स्लोगिंग। किस स्लोगिंग होगी, स्लोगिंग हो जाती है किसकी, स्लाइम लेयर की, स्लाइम लेयर की स्लोगिंग स्टार्ट हो जाती है, बस यही है। लेकिन स्लाइम लेयर के अंदर फिल्टर मीडिया है, यहाँ ये स्लाइम लेयर है, अंदर की साइड एट द सरफेस ऑफ द फिल्टर, एट द
सरफेस ऑफ द फिल्टर, एनारोबिक डिकम्पोजिशन एंड एक्सोजेनस रेस्पिरेशन, तभी तो पूरी स्लाइम लेयर की स्लोगिंग हो जाती है। अब देखो एक्सोजेनस मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बाहर से न्यूट्रिएंट्स एंड फूड लेने को एक्सोजेनस मेटाबॉलिज्म बोलते हैं कि बाहर से ले रहा है एक्सोजेनस। एंडोजेनस अपने आप को ही एंड कर रहे हैं, एंडोजेनस मेटाबॉलिज्म खुद की सेल से मटेरियल एंड एनर्जी लेकर मेटाबॉलिज्म करना, अपने आप को खत्म कर लेना, इसको बोलते हैं एंडोजेनस मेटाबॉलिज्म। और एक्सोजेनस मेटाबॉलिज्म बाहर से ले रहा है, एक्सोजेनस मेटाबॉलिज्म बोल दो, एक्सोजेनस रेस्पिरेशन बोल दो, ठीक है। एरेबिक अनारोबिक अपने को समझ में आ गया। स्लाइम लेयर, इसी कारण तो कंप्रेशन सेटलिंग होती है, टाइप 4 होती है इन एसएसटी आफ्टर ट्रिकलिंग फिल्टर, हमने पढ़ा था। एसएसटी आफ्टर ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होती है, टाइप 4 सेटलिंग होती है। क्यों? क्योंकि स्लाइम लेयर की स्लोगिंग होती है, तो ये कंप्रेशन सेटलिंग होती है। जब आगे जाके एसएसटी में सेटल होते हैं तो लेयर बनती है और एक दूसरे को कंप्रेशन करती हुई इतनी भारी लेयर बनती है कि एक लेयर को दूसरी लेयर कंप्रेस कर रही होती है, तो कंप्रेशन सेटलिंग, टाइप 4 सेटलिंग इन एसएसटी आफ्टर ट्रिकलिंग फिल्टर। समझ में आ गया अपने को। रीसर्कुलेशन रेशियो, ध्यान रखना, इसमें रीसर्कुलेशन किसका होता है, एफ्लुएंट का करते हैं अपन। एफ्लुएंट क्या, एसएसटी से जो क्लियर वाटर निकलता है, क्लियर वाटर निकलता है उसकी वो एफ्लुएंट्स होता है, उसकी रिसर्कुलेशन करते हैं। एएसपी में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, इसमें अपन एक्टिवेटेड स्लज की रिसाइकलिंग करते हैं। एक्टिवेटेड नाम भी इसलिए रखा है एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज की रिसाइकलिंग करते हैं। इसमें किसकी करते हैं, एफ्लुएंट्स की, यानी जो क्लियर वाटर है। एसएसटी के ऐसे आया पानी, नीचे आएगा वो तो एक्टिवेटेड स्लज हो जाएगा, ये तो एक एएसपी में काम करता है। और ट्रिकलिंग फिल्टर में कैसे काम करता है, जो पानी बाहर से जा रहा है, यहाँ से जो क्लियर वाटर जा रहा है, इसकी रिसर्कुलेशन करते हैं, रिसर्कुलेशन करते हैं किसमें, ट्रिकलिंग फिल्टर में। तो इसका रिसर्कुलेशन रेशियो का अपना फॉर्मूला आइडिया रहता है अपने को, 1+f/1 + 0.1 f का होल स्क्वायर। जैसे 1+f/का 1+0.1 f का होल स्क्वायर क्या है, रिसर्कुलेशन रेशियो क्या हो गई, Q/Q0, जो एफ्लुएंट रिसर्कुलेट करके गए हैं वो डिवाइड बाई Q0, जो इनकमिंग रोसलज आ रहा है वो, और रिटर्न में क्या जा रहा है, एफ्लुएंट्स। ये क्या है, क्लियर वाटर है, इसमें कोई माइक्रोजन नहीं है। ओके, कुछ कुछ ऑपरेशन टर्बल्स भी होती हैं। ऑपरेशन टर्बल, ऑपरेशन में दिक्कत कठिनाई क्या क्या होती है, एक तो खुला है, फ्लाई न्यूसेंस और ब्रीडिंग होगी, मक्खियाँ भिनभिनाएंगी ऊपर, वो ब्रीडिंग करेंगी और बढ़ती चली जाएंगी उनकी जनसंख्या, तो फ्लाई न्यूसेंस और ब्रीडिंग। फिल्टर मीडिया पॉन्डिंग, फिल्टर मीडिया चौक हो सकता है, तो ऊपर जो पानी है वो फिल्टर मीडिया क्लोगिंग हो सकती है, फिल्टर मीडिया की पॉन्डिंग हो सकती है। ये ऑपरेशनल ट्रबल्स होते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर के। फ्लाई न्यूसेंस या फ्लाई ब्रीडिंग, फिल्टर मीडिया की पॉन्डिंग, फिल्टर मीडिया के ऊपर क्या हो गया, पानी की पॉन्डिंग हो गई, और फिल्टर मीडिया क्लोगिंग, फिल्टर मीडिया चौक हो गया, चौक हो गया तो फिल्टर मीडिया के ऊपर पॉन्डिंग हो गई। क्या सॉल्यूशन है इसका, रेकिंग कर दो, फिल्टर मीडिया को रेकिंग कर दो, थोड़ा सा उथल पुथल कर दो, तो क्लॉगिंग हट जाएगी, पॉन्डिंग भी हट जाएगी। फिल्टर मीडिया की वॉशिंग कर दो बाई हाई प्रेशर, फिल्टर मीडिया को वॉश कर दो हाई प्रेशर के थ्रू, या फिर क्लोरिनेशन कर दो कॉपर सल्फेट कर से, या तो क्लोरिनेशन कर दो तो क्या होगा, डिसइंफेक्शन हो जाएगा। एल्गी अगर ज़्यादा बढ़ गई है, कॉपर सल्फेट से, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से एल्गी रिमूव कर सकते हैं अपन, एल्गी रिमूवल तो अपने पढ़ चुके हैं, कॉपर सल्फेट से करते हैं। ये दिक्कतें होती हैं स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में ही, बाकी हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में ये वाली दिक्कत नहीं होती। हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है अपन आगे देखेंगे। दो टाइप की लेयर बनी है, शिमोडिक लेयर बनी थी स्लो सैंड फिल्टर में, स्लाइम लेयर बनी है ट्रिकलिंग फिल्टर में, स्लाइम लेयर ट्रिकलिंग फिल्टर में बनी है। शिमोडिक लेयर
स्लो सैंड फिल्टर में बनी थी। इसी कारण जो बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी थी वो 99% पहुंच गई थी इसकी। बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी कितनी पहुंच गई थी? 99% पहुंच गई थी। अब कुछ कुछ और चीज़ें हैं ट्रिकलिंग फिल्टर के बारे में। अटैच्ड बायोमास ऑन ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर के ऊपर, क्योंकि फिल्टर है, फिल्टर के ऊपर अटैच्ड सिस्टम होगा, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम होगा और एरोबिक सिस्टम होगा, एरोबिक अटैच सिस्टम होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट की क्या है, टच में है, इन्वायरमेंट के से कांटेक्ट में है। तो एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम होगा। स्लाइम लेयर के अंदर क्या होगा, स्लाइम लेयर के इनसाइड क्या होगा, वहाँ होगा एक्सोजेनस और एनारोबिक्स। एक्सोजेनस तो मेटाबॉलिज्म, एक्सोजेनस रेस्पिरेशन मान लो, सॉरी एंडोजेनस, अपने आप को एंड कर लेंगे ना वहाँ पे, एंडोजेनस रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिएक्शन, ये अपने को आइडिया हो गया। बाहर होगा एक्सोजेनस और एरोबिक सिस्टम। ट्रिकलिंग फिल्टर क्या लिखा है, एफ्लुएंट इज रिसाइकल्ड, एफ्लुएंट मतलब क्लियर वाटर, एसएसटी से, ये एसएसटी है, ये ट्रिकलिंग फिल्टर है, ठीक है। यहाँ से पानी गया, यहाँ से स्लज गया, इसके अंदर क्या है, स्लोगिंग स्लाइड, स्लोगिंग हुई हुई स्लाइम लेयर है, स्लोगिंग या स्लोग्ड स्लाइम लेयर। ये क्या किया, सेटल हुआ यहाँ पे, टाइप 4 सेटलिंग हुई, कंप्रेशन सेटलिंग हुई एसएसटी के अंदर, यहाँ से एफ्लुएंट्स बाहर गया, एफ्लुएंट में क्लियर वाटर है, जो भी सेटल हुआ वो स्लज बन गया, स्लज बन गया। इसको रिसाइकल नहीं करेंगे, इसको कहाँ भेजेंगे, स्लज थिकनिंग भेजेंगे, स्लज थिकनिंग, स्लज डाइजेशन। पहले थिकनिंग करेंगे, थोड़ा सा पानी रिमूव करेंगे, इससे क्या है, जो स्लज का वॉल्यूम है वो आधा हो जाता है। फिर स्लज डाइजेस्ट करेंगे, बायोगैस रिएक्टर लगाएंगे और फिर स्लज डिवॉटरिंग करेंगे, और स्लज की फिर से डिवॉटरिंग करेंगे, पानी निकालते रहेंगे स्लज का, और फिर स्लज डिस्पोजल कर देंगे। तो यहाँ से स्लज रिसर्कुलेट नहीं करेंगे, रिसर्कुलेट नहीं करेंगे, कहाँ जाएगा ये, स्लज थिकनिंग में जाएगा। अगर ये एएसपी होता तो मैं कुछ पार्ट इसका यहाँ पे रिसाइकल करता, लेकिन एएसपी नहीं है, ट्रिकलिंग फिल्टर है। ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या करूँगा, जो ये एफ्लुएंट्स है इसका कुछ पार्ट रिसाइकल करूँगा, कुछ पार्ट रिसाइकल करूँगा, ये ध्यान रखना है अपने को। ट्रिकलिंग फिल्टर में एफ्लुएंट रिसाइकल्ड होता है और एएसपी में एक्टिवेटेड स्लज, नाम ही है एक्टिवेटेड स्लज, तो वो रिसाइकल होता है। आइडिया है अपने को, कुछ कुछ आइडिया हुआ है। तो एफ्लुएंट इज रिसाइकल्ड यानी क्लियर वाटर इज रिसाइकल्ड आफ्टर एसएसटी वाला, एसएसटी से जो क्लियर वाटर निकला है, एसएसटी का जो एफ्लुएंट है क्लियर वाटर, उसको रिसाइकल करूँगा। कहते हैं क्यों करते हैं रिसाइकल, रिसाइकल करते हैं ताकि ट्रिकलिंग फिल्टर हमेशा वेट रहे, ऑर्गेनिक कंसंट्रेशन लिमिट में रहे। अगर किसी दिन ज़्यादा ऑर्गेनिक कंसंट्रेशन आ गई तो अपन क्लियर वाटर में लाएंगे और ऑर्गेनिक कंसंट्रेशन लिमिट में रहेगी, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक कंसंट्रेशन नहीं आ जाएगी। ओके, इस टाइप से दो तीन चीज़ें रहती हैं, इसके लिए अपन रिसाइकलिंग करते हैं, किसकी, एफ्लुएंट्स की, क्लियर वाटर की। समझ में आ गया। एएसपी से रिलेट भी करना है, कर दिया हमने रिलेट। रिसाइकलिंग ऑफ स्लज करते हैं इसमें, एएसपी में नाम ही लग रहा है एक्टिवेटेड स्लज, तो एक्टिवेटेड स्लज में रिसाइकलिंग ऑफ स्लज करते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ एक्टिवेटेड स्लज करते हैं। इसमें एरेशन रिक्वायर्ड होता है, हम नीचे से हवा पास करते हैं, इसमें से कोई हवा पास नहीं करते, कोई मैकेनिकल एरेशन नहीं देते ट्रिकलिंग फिल्टर में, ऑटोमेटिकली ये क्या है, इन्वायरमेंट के कॉन्टेक्ट में रहता है। स्लाइम लेयर बनती है, स्लोगिस बनता है, ठीक है, स्लोगिंग बनती है, स्लोगिस बनता है, और अंदर एंडोजेनस रेस्पिरेशन होता है, अंदर एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है। स्लाइम लेयर हट जाती है, स्लाइम लेयर हटने लग जाती है, उसको स्लोगिंग बोलते हैं। स्लोगिंग जाके आगे एसएसटी में सेट होती है, उस वो टाइप 4 सेटलिंग होती है, टाइप 4 सेटलिंग होगी तो उसी को कंप्रेशन सेटलिंग बोलते हैं। और जो फिर ऊपर वाटर बचता है, क्लियर वाटर बचता है एसएसटी के ऊपर, उसको रिसर्कुलेट कर देती है। सिंपल सा काम।
ये आरबीसी के बारे में लिखा है, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, जैसे डिस्क लगी होती है, ये घूमती है, पानी नहीं घूमता इसमें, और इतना इतना डूबी रहती है, आधी 40% के अलाउ अराउंड पानी के अंदर रहती है, घूमती रहती है, कभी कोई ऊपर, कभी कोई इन्वायरमेंट के टच में, कभी अंदर पानी के टच में, कभी बाहर। इसमें भी अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम रहता है, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम रहता है। अगर हमने कोई अंदर मीडिया डाला है तो उसके ऊपर ही ग्रोथ होगी, इसलिए अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। ट्रिकलिंग फिल्टर में फिल्टर था तो अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। एएसपी में कोई हमने अंदर सिस्टम नहीं डाला तो क्या होती है, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम, कि माइक्रोइज्म के लिए अंदर हमने कोई मीडिया नहीं डाला कि जिसके ऊपर बैठ के वो अपना खाना खा सके, तो वो उसको सस्पेंशन में रहना पड़ेगा, उसको डूबे हुए रहना पड़ेगा, तैरते तैरते ही उसको खाना खाना पड़ेगा, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना पड़ेगा, तो इसमें आते हैं सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। ओके, और इसी सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम के कारण ही क्या होता है, जब इसके आगे एसएसटी लगाते हैं तो ये लगभग सारा सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम ही आगे चला जाता है इसमें एसएसटी में। फिर अपन कुछ पार्ट इसका वेस्ट एक्टिवेटेड सेलेक्ट कर देते हैं और कुछ इसका रिटर्न एक्टिवेटेड सेलेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार एक्टिव माइक्रोइज्म कहाँ से लाएंगे अपन, एक्टिव बायोमास कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ये तो सस्पेंडेड था, सारा ये तो एसएसटी में चला गया, तो कुछ पार्ट इसका वापस आरएस का रिटर्न एक्टिवेटेड सेलेक्ट का एएसपी में ले आते हैं, ताकि एक्टिव बायोमास की कंसंट्रेशन बनी रहे। यही सिस्टम है इसका। अटैच्ड वाले में क्या रहता है, किसी को अटैच्ड है ना, तो पूरा एक साथ स्लोगिंग होकर नहीं जाती, कुछ पार्ट स्लोग हो गया, अगली बार कुछ पार्ट स्लोग हो गया, तो इसमें एक्टिव माइक्रोइज्म की कंसंट्रेशन बनी रहती है ट्रिकलिंग फिल्टर में। इसलिए अपन एक्टिव माइक्रोइज्म को वापस रिसर्कुलेट नहीं करते। ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या करते हैं, एफ्लुएंट को रिसर्कुलेट करते हैं, जो क्लियर वाटर है उसको रिसर्कुलेट करते हैं। एएसपी में क्या करते हैं, सस्पेंडेड बायोमास था, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम था, यहाँ से पूरा पूरा ही आगे चला गया, अंदर तो कुछ बचा ही नहीं एक्टिव बायोमास, इसलिए एक्टिव बायोमास को रिटर्न एक्टिवेटेड सेल्स के थ्रू वापस एएसपी में लेके आते हैं। समझ में आया थोड़ा बहुत, आगे फिर पढ़ते रहेंगे ये। तो ये अपने को समझ में आ गया। रिसाइकलिंग ऑफ स्लज करते हैं या एक्टिव स्लज करते हैं, अपन तो नाम से याद रखेंगे एक्टिवेटेड स्लज, यानी रिसाइकलिंग किसकी करेंगे, एक्टिवेटेड स्लज की करेंगे। अंदर कोई मीडिया नहीं होगा तो सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होगा, अंदर कोई हवा नहीं होगी क्योंकि तो क्लोज सिस्टम के अंदर काम करता है, तो एरेशन रिक्वायर्ड होती है। आरबीसी, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर इंप्रूवमेंट किया है ट्रिकलिंग फिल्टर के ऊपर। ट्रिकलिंग फिल्टर में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, तो हमने क्या किया, हमने रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर बनाए, कि अभी भी सिस्टम तो अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम ही है क्योंकि हमने डिस्क लगा दी है, अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम है, लेकिन हमने पूरा, अगर उसमें पॉन्डिंग की समस्या हो रही थी, इसमें पॉन्डिंग की समस्या नहीं होगी। थोड़ी देर बैक्टीरिया को हवा में भी जाने देंगे, आधे टाइम पानी में रहेगा, आधे टाइम हवा में रहेगा, आधे टाइम पानी में, आधे टाइम हवा में। रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। ये क्या है, ये वो क्वेश्चन है, बाद में करेंगे अपन, इसका क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, इसको चलो कर लेता हूँ ताकि अपन क्वेश्चन लिख के लाएं। बिना क्वेश्चन के तो इस चीज़ समझ नहीं आएगी। ओके दोस्तों, फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है वो, हाँ, थोड़ा सा बेसिक बेसिक चीज़ें और पढ़ लेते हैं। अपन एकदम रैंडम पढ़ रहे हैं। अभी ट्रिकलिंग फिल्टर और एएसपी पढ़ा था, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पार्ट था। अभी एक बार फिर से चीज़ें बेसिक से पढ़ते हैं कि प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या होता है। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, स्क्रीन्स लगाते हैं, कम्यूनिटर लगाते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स को छानने के लिए, अलग करने के लिए, कम्यूटेटर लगाते हैं बड़े पार्टिकल्स को तोड़ने के लिए। स्किमिंग टैंक, ऑयल एंड ग्रीस, अपने को आइडिया रहता है, ये सब किसके पार्ट है, प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट के पार्ट है। ग्रिड चैम्बर, गिट्टी, गिट्टी से याद रखो, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स, बड़ी गिट्टी के लिए ग्रिड चैम्बर, छोटी गिट्टी के लिए, फाइन इनऑर्गेनिक सॉलिड्स के लिए डेटिटस टैंक।
वी एस स्क्वायर 4/3 - 1 GD/CD। डिस्क्रीट सेटलिंग होगी बट टर्बुलेंस फ्लो होगा। सेटलिंग तो डिस्क्रीट होगी। डिस्क्रीट सेटलिंग किस में हो रही थी? प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में हो रही थी। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में हो रही थी, ग्रिड चैम्बर में हो रही थी और डेट्रिटस टैंक में हो रही थी। ये दोनों किसके पार्ट हैं? एसटीपी के, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के। ये किसका पार्ट है? डब्ल्यूटीपी का, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। ये ग्रिड चैम्बर, डेट्रिटस टैंक। ये भी क्या है तो ये प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें कुछ मिलाया थोड़ी ना हमने। तो ये इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को रिमूव करने के लिए एक कोर्सर, एक फाइनर। कौन सी टाइप की सेटलिंग? टाइप 1 सेटलिंग, डिस्क्रीट सेटलिंग, टाइप 1 सेटलिंग। आइडिया हो गया अपने को। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में छोटे पार्टिकल रहते हैं, वहाँ पे स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल हो जाता है, यहाँ पे स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर दे ही दिया ग्रिड चैम्बर है, फिर भी अगर स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल हो रहा है तो हम कर देंगे, अदरवाइज अपन ये फॉर्मूला है। क्यों लगाया फॉर्मूला? क्योंकि टर्बुलेंस फ्लो हो जाता है। सी डी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 24/RE। क्यों? क्योंकि RE की वैल्यू 0.5 से ज़्यादा हो जाती है। समझ में आ गया अपने को? डेट्रिटस टैंक भी समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है। ग्रिड चैम्बर से हो गया, स्कीमिंग टैंक हो गया, फिर आगे आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी यूनिट्स। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, सेकेंडरी यूनिट हो गई पहले तो बायोलॉजिकल यूनिट, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। स्कीमिंग टैंक से हमने ऑयल एंड ग्रीस हटा ली। उसके पहले हमने लगाया ग्रिड चैम्बर। यहाँ कहीं लगी होती है स्क्रीन वगैरह। स्क्रीन कम्युनिकेटर क्या है? कम्युनिकेटर। तो ग्रिड चैम्बर से अपन पहले क्या करते हैं? वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस लगाते हैं। वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएशन हो सकता है डिस्चार्ज में। हमने इसके डिस्चार्ज के लिए पढ़ा था कि कभी बारिश का पानी ऐड हो गया, कभी किसी ने पानी ज़्यादा ऐड कर लिया तो सीवेज ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए क्यू इसमें वेरी करता रहता है। क्यू वेरी करता रहता है। क्यू वेरी करेगा, अपने को क्या चाहिए? वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए। क्यू अगर चेंज हो रहा है, हम एरिया भी चेंज कर देते हैं। एरिया चेंज कर देंगे। क्यू बराबर क्या था? A × V। अगर क्यू चेंज हो रहा है, एरिया भी चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या निकल जाती है? कांस्टेंट निकल जाती है। बस वही है। वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेज हैं, तो अपने कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए होती है। अगर ग्रिड चैम्बर में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं दोगे तो फिर सही से सेटलिंग नहीं होगी किनकी? इनऑर्गेनिक सॉलिड्स की। और ये कांस्टेंट वेलोसिटी देने के साथ साथ इसमें फ्लो और वेलोसिटी मेजर भी कर सकते हैं। हमने बनाया हिसाब से कि यहाँ पे वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज मेजर भी कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। आइडिया हो गया? हमने बताया था पार्सल प्लूम, पार्सल से पैराबोला, और प्रोपोर्शनल वियर से रेक्टेंगुलर। पार्सल से पैराबोला, प्रोपोर्शनल से रेक्टेंगुलर चैनल। ये वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइसेज ग्रिड चैम्बर से पहले ही लगाते हैं। ग्रिड चैम्बर ओनली इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन ग्रिड चैम्बर, ये एक वैल्यू अगर आप 3-4 चीज़ें अपन रिलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ फ्लो की, तो ग्रिड चैम्बर में अपन वेलोसिटी ऑफ फ्लो रखते हैं 30 सेंटीमीटर/सेकेंड। ज़्यादा है वैल्यू काफ़ी। क्यों रखते हैं ज़्यादा? ताकि ऑर्गेनिक सॉलिड्स ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स सेटल ना हो। अगर धीरे रखी तो सेटल हो जाएगी, अपने को सेटल नहीं करवाना होता, इसलिए रखते हैं 30 सेंटीमीटर/सेकेंड। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक जो कि किस में था? ये था WTP में। सेम इसके जैसा ही था, ग्रिड चैम्बर जैसा ही। इसमें अपन वेलोसिटी ऑफ फ्लो रखते हैं 30 सेंटीमीटर/मिनट। देखो इसमें इतना धीमे धीमे सेटल करवाते हैं, इसमें वेलोसिटी ऑफ फ्लो फास्ट रखते हैं ताकि ऑर्गेनिक सॉलिड्स सेटल ना हो। तो ये ध्यान रखना है। इसमें 30 सेंटीमीटर/सेकेंड। और क्या है? प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक इन WTP कितना? 30 सेंटीमीटर/मिनट। किसने अगर एयर पोल्यूशन वाला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर एक हमने डिवाइस पढ़ी थी, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, ग्रेविटी सेटलिंग
चैम्बर, एयर पोल्यूशन के लिए कंट्रोल डिवाइस थी। इसमें भी हमने वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना रखा था, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही रखा था। ऐसे अपन चीज़ें आपस में रिलेट कर लिए, जो लिखी भी हुई है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन सेडिमेंटेशन टैंक कितना था, 30 सेंटीमीटर पर मिनट था, तो हमने यहाँ भी लिख लिया है। ठीक है, ट्रिकलिंग फिल्टर पहले की लिखी हुई है, चीज़ हमने अलग कर दी है, ESP भी अलग कर ली है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट पढ़ लिया। हमने अब तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट किया नहीं है, हमने जो चीज़ें नहीं चाहिए थी उनको हटाया है, इसलिए उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। असली ट्रीटमेंट तो यहाँ से शुरू होगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसमें अपन ऑर्गेनिक सॉलिड्स को रिमूव करेंगे। रिमूव मतलब सेटल करवा देंगे। इसमें क्या बोलते हैं, PST में क्या होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट का पार्ट, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर सेटल करवाएंगे। ऑर्गेनिक मैटर सेटल करवाएंगे तो जब ऑर्गेनिक मैटर सेटल हो जाएगा तो मतलब इसके आगे जो एफ्लुएंट्स निकलेगा उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर कम होगा। ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो BOD भी कम हो जाएगी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं रहा, ऑर्गेनिक मैटर ही तो BOD है। ओके, तो BOD रिमूव हो जाएगी। ये 30% की राउंड होती है, तो ये भी 30% रिमूवल हो जाती है BOD की। क्योंकि याद है ना अपने को, L0 क्या था, इनिशियल ऑर्गेनिक मैटर, ये क्या था, BOD अल्टीमेट। इतने ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितनी ऑक्सीजन की डिमांड होती है, वही बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड थी, अल्टीमेट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड थी। फिर आगे अल्टी बराबर का L0 E की और माइनस KT से डिग्रेड हो रहा था फास्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से। ठीक है, तो ये क्या था, किसी भी टाइम पे बचा हुआ ऑर्गेनिक मैटर, इसी को क्या बोल देंगे, BOD रिमेनिंग। जितना ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ है उतनी BOD बची हुई है, तो BOD रिमेनिंग हो जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज कितना हो गया, L0 था पहले, अभी LT है, तो इतना ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो चुका, मतलब इतनी BOD कंज्यूम हो चुकी, इतनी BOD एक्साइटेड हो चुकी। हमने यही तो पढ़ा था, बस पूरा पूरा BOD में हमने यही कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ओके, थोड़ा बचा हुआ सस्पेंडेड सॉलिड्स, जो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, जो बचे हुए हैं छोटे छोटे पार्टिकल थे, वो भी रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर सेटल हो गए, BOD भी रिमूव होगी थोड़ी, कितना 30% के अराउंड, अराउंड 30%। फिर आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, 2 डिग्री ट्रीटमेंट भी बोल देते हैं इसको, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को 2 डिग्री ट्रीटमेंट भी बोल दो। क्या होंगे इसमें, इसमें होंगे बायोलॉजिकल यूनिट्स। इसमें क्या रिमूव करेंगे अपन, डिजोल्ड ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करेंगे। किसके द्वारा रिमूव करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा रिमूव करेंगे। इनको रिमूव करने के लिए क्या चाहिएगा अपने को, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी होगी। डिजोल्ड ऑर्गेनिक मैटर मतलब BOD भी रिमूव होगी। ठीक है, किसे करवाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करवाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होंगे, बायोलॉजिकल यूनिट्स होंगी। ASP से करवा दो, ट्रिकलिंग फिल्टर से करवा दो, RBC से करवा दो, और MBR से करवा दो, मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल रिएक्टर। MBPR से करवा दो, मल क्या था ये, मूविंग बेड बायोलॉजिकल रिएक्टर। UASBR से करवा दो, अपफ्लो एनारोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर। याद नहीं करने, अभी बहुत बार आएंगे, तो बस थोड़ा थोड़ा देख लो। MBR मेम्ब्रेन बायोलॉजिकल रिएक्टर, MBPR मूविंग बेड बायोलॉजिकल रिएक्टर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, SST आएगा। बायोलॉजिकल यूनिट्स ने जितना ऑर्गेनिक मैटर खाया, बायोलॉजिकल यूनिट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जितना ऑर्गेनिक मैटर रिमूव किया, तो स्लज बनेगा इससे, तो स्लज को सेटल करवाते हैं सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। ठीक है, अगर SST आफ्टर ट्रिकलिंग फिल्टर है, ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या बनता है, बड़े बड़े स्लोगिस बनते हैं, स्लाइम लेयर होती है, स्लोगिंग होती है, बड़े बड़े स्लोगिस बनते हैं, इसलिए इसमें टाइप 4 सेटलिंग हो जाती है, कंप्रेशन सेटलिंग हो जाती है। और SST आफ्टर ASP में टाइप 3 या जोन और हिंडर्ड सेटलिंग हो जाती है। ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट देखा। कुछ स्कीमिंग टैंक में लिखा है, ग्रीस एंड ऑयल को रिमूव करते हैं,
नीचे से अपन कंप्रेस्ड एयर पास करते हैं, कंप्रेस्ड एयर पास करेंगे तो ग्रीस एंड ऑयल ऊपर आ जाते हैं। बस डिटेंशन टाइम 3 से 5 मिनट का हो रहता है ओनली। तो ये स्किमिंग टैंक हो गया। एक दो चीज़ और हैं, ये कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, पीवाईक्यू में आई हुई चीज़ें एक्स्ट्रा से लिखी हुई है। क्या है इसमें, देखो एक बार, थोड़ा सा पानी वानी पी लिया जाए। क्या है, डू यू नो कंपोजिट सैंपल क्या होता है, ग्रेप सैंपल क्या होता है? ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल टेकन एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम टर्बुलेंस दैट थोरोली मिक्सेस द सीवेज। मैक्सिमम टर्बुलेंस के टाइम पे सीवेज से कोई सैंपल ले लिया, उसको ग्रेप सैंपल बोल देते हैं कि भाई मैक्सिमम टर्बुलेंस था, विग्रसली मिक्स था, वो थोरोली मिक्स हो गया था, विग्रसली मिक्स हो गया था, तो ये जो सैंपल है वो ग्रेप सैंपल है। कंपोजिट सैंपल क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा था, सैंपल को मिक्सिंग कर दो एज पर देयर फ्लो रेट, क्यू के हिसाब से। हमने पहले Q1 पे कुछ सैंपल ले लिया, Q2 पे कुछ सैंपल ले लिया। अब अपने को देखना है कि एक्चुअल में सैंपल क्या है, तो इसकी फ्लो रेट के बेस पे, जैसे एट द टाइम ऑफ द सैम्पलिंग जितना जितना फ्लो रेट था उसके हिसाब से सैंपल को मिक्स कर दो, वही मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट लगा दो। ठीक है, Q1 Q2 का 2 गुना है तो पहले वाले सैंपल का 2 पार्ट ले लो, नीचे वाले सैंपल का 1 पार्ट ले लो, इस टाइप से एज पर देयर फ्लो रेट, एज पर देयर डिस्चार्ज क्या कर लो, मिक्सिंग कर लो। ग्रेप सिंपल, आपने मैक्सिमम टर्बुलेंस के टाइम पे ही आपने सैंपल ले लिया, ग्रेप कर लिया, ग्रेप सिंपल हो गया। फिर अपन चलते हैं थोड़ा सा ASP में, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो पहले चलते हैं अपन ASP, कहाँ गया ये, एकदम से चीज़ें रैंडम रैंडम से लिखी हुई है, पढ़ते चलो। ASP एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, इसमें कहते हैं 3 टाइप की प्रोसेस होती है, फिजिकल प्रोसेस भी रहती है, केमिकल प्रोसेस भी रहती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी रहती है। कैसे, कुछ सस्पेंडेड सॉलिड्स भी रहती हैं, वो प्रोवाइड करते हैं कॉन्टैक्ट सर्फेसिस टू माइक्रोऑर्गेनिज्म टू ग्रोथ। ये हमने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, ट्रिकलिंग फिल्टर में हमने फिल्टर प्रोवाइड किया था, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर में हमने हमने डिस्क प्रोवाइड की थी। इसमें तो ऑलरेडी पानी में कुछ कुछ है, अब बैक्टीरिया एकदम ही थोड़ा ना तैरने लग जाएंगे, वो लिटरली नहीं तैरते, कुछ कुछ सस्पेंडेड सॉलिड्स ऑलरेडी रहते हैं पानी के अंदर, फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स, बाकी अपन तो सब रिमूव कर चुके हैं, कुछ कुछ सस्पेंडेड सॉलिड्स रहते हैं, तो उनकी उसके ऊपर अपनी कॉन्टैक्ट सरफेस बना लेते हैं, उसके ऊपर बैठ के खाना खाते हैं। ठीक है, कुछ तो चाहिए बैक्टीरिया को, एकदम नहीं कि एकदम बैक्टीरिया को पानी के अंदर छोड़ दिया, तैर रहे हैं और खा रहे हैं, नहीं, कुछ तो सस्पेंडेड सॉलिड्स, फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स रहते हैं, हमने प्रोवाइड नहीं किए, रहते हैं पानी के अंदर, तो उसको कॉन्टैक्ट सरफेस बनाते हैं, उसके ऊपर बैठ के खाना खाते हैं और ग्रोथ करते हैं। फिजिकल प्रोसेस हो गई। केमिकल प्रोसेस, सस्पेंडेड सॉलिड्स प्लस कोलोइडल सॉलिड्स जो रहते हैं वो एग्लोमरेट करते हैं और सेटल कर जाते हैं एसएसटी में, तो ये केमिकल प्रोसेस भी होती है। और बायोलॉजिकल प्रोसेस तो होती है, माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करते हैं, खाते हैं, नीचे से एरेशन अपन प्रोवाइड करते हैं, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म खाते हैं ऑर्गेनिक मैटर को एरेशन के थ्रू, और बायोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। तो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तीनों प्रोसेस होती है एएसपी में। समझ में आ गया। एक हमने कल F/M पढ़ा था, फूड बाई माइक्रोऑर्गेनिज्म, इसकी रेंज 0.3 से 0.5 डे इनवर्स होती है, 0.3 से 0.5 डे इनवर्स होती है। अब देखो क्या मतलब है इसका, हाई F/M रेशियो, अगर F/M रेशियो ज़्यादा है मतलब F/M ज़्यादा है मतलब फूड ज़्यादा है, टोटल ज़्यादा है मतलब इसका फूड ज़्यादा है, माइक्रोऑर्गेनिज्म कम है, और माइक्रोऑर्गेनिज्म कम है तो यंग स्लज हो गई, मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म कम है, फूड अभी ज़्यादा है, तो अभी माइक्रोऑर्गेनिज्म की पूरी ग्रोथ हुई नहीं है, स्लज क्या है, यंग स्लज है। लो F/M रेशियो है मतलब F/M कम है, मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, फूड कम है, मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, फूड काफ़ी कम हो चुका है, खा चुके हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म पूरा फूड को, तो बल्किंग ऑफ स्लज हो जाती है।
अब माइक्रोजम के लिए खाना कम पड़ने लग गया। स्लज ऑफ बल्किंग मतलब बैक्टीरिया फूल गए हैं। बैक्टीरिया का वेट तो कम रहता है और वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। बल्की हो गए, मोटे हो गए। मोटे मतलब थुलथुले से हो गए, बल्किंग ऑफ स्लज। या फिर फिलामेंटस बैक्टीरिया, एकदम ही पतले पतले से बैक्टीरिया हो गए हैं, इनको ग्रोथ ही कंप्लीट नहीं हुई है। माइक्रोजम बढ़ गया, फूड कम रह गया, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई है, फिलामेंटस बैक्टीरिया बोल देते हैं इसको। बल्किंग ऑफ स्लज हो जाती है। ये सेटल होने में दिक्कत करते हैं। बल्किंग ऑफ स्लज सेटल होने में दिक्कत करते हैं। हवा खा खा के फूल जाती है। बल्किंग ऑफ स्लज मतलब हवा खा खा के फूल जाती है, क्योंकि हम फूड तो बचा नहीं है, जिस जैसे अपन हवा दिए जा रहे हैं फूल गई बैक्टीरिया। हम्म। हमने कुछ लिखा भी था यार एएसपी के बारे में। कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखा होगा। और क्या चीज़ थी? हम्म। एक नया टर्म आया है, SVI, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, इसकी तो सबसे पहले तो अपने को यूनिट याद रखनी है। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स है, तो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऊपर आएगा, मिलीलीटर पर ग्राम। स्लज डेंसिटी इंडेक्स होता है तो डेंसिटी की यूनिट आती है क्या, केजी पर मीटर क्यूब यानी ग्राम पर ml। और ये स्लज वॉल्यूम इंडेक्स है तो यूनिट आएगी मिलीलीटर पर ग्राम, इसकी SVI की। तो SVI मिलीलीटर पर ग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्टली सवाल इसी से हो जाते हैं। यूनिट अगर याद है तो आपको मिलीलीटर पर ग्राम। किसे निकालते हैं? इमोप कौन से निकालते हैं। वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 80 से 120 मिलीलीटर पर ग्राम होनी चाहिए SVI की। किसके लिए है? ASP में ही अपन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्या बताता है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स? ये फिजिकल स्टेट बताता है स्लज की। एरेशन सिस्टम में, एरेशन सिस्टम ही होता है ASP। तो फिजिकल स्टेट बताता है स्लज की कि कैसा है स्लज। इट कंट्रोल्स द एनालिसिस कंसंट्रेशन इन एरेशन टैंक, कि एरेशन टैंक में मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी है, उसको कंट्रोल करता है। हेंस SVI कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिसर्कुलेशन रेट। हम जो एक्टिवेटेड स्लज को रिसर्कुलेट करेंगे उसके थ्रू अपन SVI को कंट्रोल कर सकते हैं, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स SVI मिलीलीटर पर ग्राम, स्लज डेंसिटी इंडेक्स SDI, तो इसमें डेंसिटी की यूनिट आ जाएगी ग्राम पर ml, यूनिट ऑफ डेंसिटी आ जाती है। और क्या क्या लिखा है? SVI स्लज वॉल्यूम इंडेक्स 120 मिलीलीटर पर ग्राम हो गया, मतलब 1 ग्राम स्लज का वॉल्यूम कितना हो गया? 120 ml से ज़्यादा हो गया, मतलब बैक्टीरिया फूल गए। वेट तो कम है, वॉल्यूम ज़्यादा घेर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी? बल्किंग स्टार्टेड हो गई, बल्किंग स्टार्ट हो गई। अब बैक्टीरिया SST के अंदर सेटल नहीं करेंगे, क्या हो गई? बल्किंग हो गई है। मतलब वेट तो थोड़ा सा ही है, फूल ज़्यादा गए हैं। क्यों? एरेशन में हवा खा खा के फूड कम हो गया था। एरेशन सिस्टम में फूड कम हो गया था, फूड बाय माइक्रोइज्म। अगर फूड कम हो गया, माइक्रोइज्म बढ़ गई, तो बैक्टीरिया को फूड तो मिल नहीं रहा। अब किसको हटाएं? वो क्या करें? तो एरेशन सिस्टम में हवा खा खा के, याद करने का तरीका है कि हवा खा खा के बैक्टीरिया बल्किंग हो गए हैं, मोटे हो गए हैं। मोटे मतलब ऐसे थुलथुले से हो गए। थुलथुले मतलब कि वेट नहीं है उनका, बस वॉल्यूम ज़्यादा है, वेट तो कम है ml पर ग्राम। यानी वेट 1 ग्राम वेट का, या 1 ग्राम वेट का वॉल्यूम 120 ml से ज़्यादा हो गया है बैक्टीरिया का वेट। बैक्टीरिया का 1 ग्राम एमएलएसएस की कंसेंट्रेशन मान लो, इसको एमएलएसएस बोलते हैं, MLVSS बोल दो, एमएलएसएस बोल दो, किसको? बायोमास को। 1 ग्राम एमएलएसएस का वॉल्यूम 80 से 120 होना चाहिए था, अब कितना हो गया? ग्रेटर देन 120 हो गया, 120 ml। तो क्या होगा? बैक्टीरिया का वॉल्यूम बढ़ गया है, वेट उतना ही है, तो मतलब अब बल्किंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके। एसवीआई की लिमिट कितनी होती है? 180 से 120 यूनिट मिलीलीटर पर ग्राम, क्योंकि वॉल्यूम इंडेक्स है। SDI होता है तो डेंसिटी यूनिट आती, स्लज डेंसिटी इंडेक्स क्या आती? ग्राम पर ml, केजी पर मीटर क्यूब।
रो बराबर क्या होता है, m/v, मास बाई वॉल्यूम, ग्राम पर ml, किसकी, SDI की। SVI की उल्टी यूनिट हो जाएगी, मिलीलीटर पर ग्राम। 1 ग्राम MLS का वॉल्यूम 180 से 120 ml हो गया। तो ये तो स्टैंडर्ड है कि 80 से 120 हो तो कोई बल्कि नहीं होती, सही है, स्टैंडर्ड वैल्यू है 80 से 120। अगर 120 से ज़्यादा हो गया मतलब बैक्टीरिया का वेट, 1 ग्राम वेट का वॉल्यूम 120 ml से ज़्यादा हो गया है, तो बल्किंग स्टार्ट हो जाती है। बल्किंग मतलब पहले मान लो बैक्टीरिया ऐसा था, अब बैक्टीरिया ऐसा हो गया, फूल गया है बैक्टीरिया, वेट उतना ही है 1 ग्राम ही। इसका मान लो कि 80 था, SVI इसका कितना था, 80 था, तो ये फूल गया, इसका SVI कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 ml पर ग्राम। तो अब ये सेटल करने में दिक्कत करेगा, तो इसको बोलते हैं बल्किंग स्टार्टेड। अब SVI का हमने यूनिट तो देखी, निकालते कैसे हैं ये भी देखो। पहले इमोव कोन में लेके जाते हैं, 1 लीटर स्लज लिया, 1 लीटर स्लज लिया, और फिर देखा 1 लीटर स्लज में से सेटल्ड वॉल्यूम कितना है। सेटल्ड वॉल्यूम में क्या होगा, बैक्टीरिया का मास ही होगा, तो सेटल्ड वॉल्यूम कितना हो गया, ml पर लीटर। 1 लीटर में कितना ml सेटल हुआ, मान लो इमोव कोने से था, 1 लीटर हमने डाला, यहाँ पे कितना सेटल हो गया, ml में ऑटोमेटिक वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। ये क्या है, इमोव कोन है, इमोव कोन है, तो इस ये है ml, और ये पूरा 1 लीटर है, तो ml पर लीटर सेटल्ड वॉल्यूम हो गया, डिवाइड बाई MLS कितनी है, MLS कंसनट्रेशन कितनी है, मिक्स्ड लेकर सस्पेंडेड सॉलिड्स कितनी है, यानी 1 लीटर में जो सेटल हुआ है इसका वेट कितना है वो देख लिया, तभी यूनिट आती है ml पर ग्राम, मिलीलीटर पर ग्राम। यानी 1 ग्राम सेटल्ड बैक्टीरिया का वॉल्यूम कितना है, वही क्या हो जाता है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स हो जाता है। यानी 1 ग्राम स्लज कितना वॉल्यूम घेर रहा है, 1 ग्राम स्लज कितना वॉल्यूम घेर रहा है, सारी किस में हो रही है, 1-1 लीटर में हो रही है, तो लीटर से लीटर कैंसिल आउट हो जाता है। SVI बताता है कि स्लज कॉम्पैक्ट है या फ्लफी है। कॉम्पैक्टेड स्लज होगा तो अच्छा शटल करेगा SST के अंदर, फ्लफी होगा तो बल्किंग स्टार्ट हो जाती है। यानी SVI क्या बताता है, सेटलिंग क्वालिटी बताता है कि आगे स्लज SST में जाके सेटल होगा कि नहीं होगा। तो हमने SVI में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, पहला चीज़ पढ़ी हमने मिलीलीटर पर ग्राम, इसको दोनों को लीटर से डिवाइड कर दो, मिलीलीटर पर लीटर और ग्राम पर लीटर। ये हो गई एमएलएससी की कंसनट्रेशन, ये हो गई इमोफोन में सेटल्ड वॉल्यूम पर लीटर। समझ में आ गया, आधे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, आधे का 100% क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड यूनिट वो क्या बोलते हैं, वैल्यू क्या है इसकी, 80 से 120 मिलीलीटर पर ग्राम। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स बताता क्या है, सेटलिंग क्वालिटी ऑफ स्लज बताता है, सेटलिंग क्वालिटी ऑफ स्लज बताता है। यहाँ में समझ में आ गया, 120 से ज़्यादा हो जाएगा मतलब वेट तो उतना ही है, बैक्टीरिया क्या हो गए, फ्लफी हो गए हैं, फ्लफी मतलब वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, अब बल्किंग में दिक्कत आएगी। ये आपने वो समझ में आया। और क्या है इसमें, F/m की वैल्यू हमने 0.3 से 0.5 डे इनवर्स याद कर ली। अब आता थीटा सी, थीटा सी तो अपन पढ़ के आए हैं। सॉलिड रिटेंशन टाइम, सॉलिड रिटेंशन टाइम नहीं बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे स्लज रिटेंशन टाइम। थोड़ा हमें माफ करना, स्लज ऑन एन एवरेज कितने दिन तक सिस्टम में रहती है, स्लज रिटेंशन टाइम, या फिर स्लज एज बोलेंगे, वही दिक्कत हो, वही सेम बात है कि स्लज ऑन एन एवरेज कितने दिन तक सिस्टम में रहता है। मीन सेल रेजिडेंस टाइम बोलेंगे। अगर थीटा सी लो है मतलब कम दिनों तक सिस्टम में रह रही है, तो यंग स्लज ही है, जल्दी से अपन स्लज अभी बनी थी हमने सिस्टम से बाहर निकाल दी। मान लो थीटा सी की नॉर्मल वैल्यू रहती है 6 डेज, 6 दिन तक अपन सिस्टम में घुमाते रहते हैं ऑन एन एवरेज। अगर मान लो 3 दिन में ही अपन इस सिस्टम से बाहर निकाल दिया तो हमने बैक्टीरिया का पूरा यूज ही नहीं किया, क्या आ गई, यंग स्लज आ गई। हाई थीटा सी
हमने 6 दिन तक घुमाते रहे, 6 दिन से ज़्यादा घुमाते रहे, 10 दिन तक घुमाते रहे, तो स्लज क्या हो जाती है? ओल्ड स्लज हो जाती है। बैक्टीरिया क्या हो गए? बूढ़े हो गए। और यही करते हैं बल्किंग ऑफ स्लज। ज़्यादा दिन तक घुमाते रहेंगे तो भी बैक्टीरिया बैक्टीरिया स्लज की क्या हो जाएगी? बल्किंग हो जाएगी, बल्किंग ऑफ स्लज हो जाएगी। अब एक चीज़ अपन प्यारी सी चीज़ पढ़ते हैं, बल्किंग ऑफ स्लज। बार बार पढ़ा हमने बल्किंग ऑफ स्लज, बल्किंग ऑफ स्लज। क्या है बल्किंग ऑफ स्लज? एक तो ये एएसपी की प्रॉब्लम है, इतना बार पढ़ रहे हैं कि बल्किंग हो जाती है, एसएसटी में सेटल नहीं हो पाते, तो पहली प्रॉब्लम है एएसपी की, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की पहली प्रॉब्लम। क्या? बल्किंग ऑफ स्लज। 3-4 टाइप से होती है ये। अगर फूड बायोमास की वैल्यू 0.3 डे इनवर्स से कम हो गई, नॉर्मली वैल्यू क्या थी? 0.3 से 0.5 डे इनवर्स थी, F/M की रेशियो। अगर लेस देन 0.3 डे इनवर्स हो गई, मतलब F/M कम हो गया, F/M कम हो गया मतलब फूड कम हो गया, फूड कम हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है, तो ये तो बैक्टीरिया के लिए फूड ही नहीं है, फूड नहीं है तो बल्कि ऑक्सीडेज हो जाती है। क्या खाएंगे बैक्टीरिया? हवा लेंगे और फूल जाएंगे, बल्किंग ऑफ स्लज हो गई। F/M की वैल्यू 0.3 डे इनवर्स से कम हो गई तो फूड कम, माइक्रोजन ज़्यादा, बल्किंग ऑफ स्लज स्टार्टेड। या फिर स्लज एज 6 दिन से ज़्यादा हो जाए, स्लज एज थीटा सी की वैल्यू 6 दिन से ज़्यादा हो जाए। तभी हमने बताया था कि थीटा सी 6 दिन से ज़्यादा हो गई, 6 दिन से ज़्यादा हो गई तो बैक्टीरिया घुमाए जा रहे हैं, बैक्टीरिया बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए तो बल्किंग ऑफ स्लज स्टार्ट हो जाती है। बैक्टीरिया क्या हो गए? बूढ़े हो गए, बैक्टीरिया को सिस्टम में घुमाए जा रहे हैं, बाहर ही नहीं निकाल रहे हैं। अब कितना खाएंगे भाई बैक्टीरिया की? बैक्टीरिया की कोई एक उम्र होती है खाने पीने की भी, हम सिस्टम में रखे जा रहे हैं कि और खाओ, नहीं, फिर बैक्टीरिया खाना बंद कर देता है और बल्किंग स्टार्ट हो जाती है। एंड मे बी ड्यू टू इनएडिक्वेटेड एयर सप्लाई। अगर आपने इनएडिक्वेट एयर सप्लाई की एरेशन सिस्टम में यहाँ पूरा सिस्टम चल रहा होता है, बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोजम होते हैं, ऑर्गेनिक खा रहे होते हैं, ठीक है। नीचे से अपन एयर सप्लाई देते हैं क्योंकि ये पूरा क्लोज सिस्टम है, एरेशन टैंक है वो क्लोज सिस्टम है, तो अपन नीचे से एरेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर ये एरेशन इनएडिक्वेट हुआ, एयर सप्लाई इनएडिक्वेट हुई, तो एनारोबिक कंडीशन बन जाती है अंदर और सेप्टिसिटी, मतलब एनारोबिक हो जाता है तो बल्किंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो अपने को एयर का भी पूरा ध्यान रखना है। फिर आता है ड्यू टू फिलामेंटस बैक्टीरिया। फिलामेंटस बैक्टीरिया बोलेंगे कि एकदम पतले पतले, जैसे उनको क्या हो गया हो? न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले हो। अगर इंसान को भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो दुबला पतला हो जाता है, भले कितना खाना खाते रहे, न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं। बिकॉज लो न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, बस केवल खाना दिए जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स तो दिए ही नहीं, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड नहीं करते, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ सही से नहीं होती, फिलामेंटस बैक्टीरिया बन जाती है और क्या हो जाता है? बल्किंग स्टार्ट हो जाती है। बल्किंग कहाँ होती है? ये एसएसटी में होती है। अगर सेट नहीं कर रहे हैं सही से तो बल्किंग हो जाती है। तो ये हमने किया। एक और चीज़ हमने मिस कर दी इसमें, अभी अभी पढ़ी, अगर स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, ये इन्हीं सब चीज़ों के कारण होगा। वो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स अगर ग्रेटर देन 120 मिलीलीटर पर ग्राम हो गया तो भी क्या हो जाएगा? बल्किंग ऑफ स्लज हो जाएगा। और वो सब इन्हीं कारण से होगा। अपन को पता कैसे चलेगा कि हो गया है? अपन एसपीआई कैलकुलेट करते रहते हैं, बार बार। जैसे 120 ml पर ग्राम, 80 से 120 की रेंज है इसकी, उससे बाहर गया, 120 से ज़्यादा हो गया, तो अपन पता चल जाता है कि अब बल्किंग ऑफ स्लज होगी। अब सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में स्लज की सेटलिंग सही से नहीं होगी क्योंकि बल्किंग ऑफ स्लज हो गया है। अब भाई इतना बड़ा इश्यू है, कंट्रोलिंग मेजर क्या है इसके? कंट्रोलिंग मेजर है स्लज एज, जो घुमाए जा रहे हैं बैक्टीरिया को, 6 दिन से कम कर दो। F/M की वैल्यू 0.3 डे इनवर्स से दिक्कत थी, से कम थी, F/M की वैल्यू 0.3 डे इनवर्स से ज़्यादा कर दो। कहाँ से कहाँ तक कर दे सकते हैं अपन? 0.3 से 0.5 तक वेरी कर सकते हैं डे इनवर्स। न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दो, अगर फिलामेंटस से बैक्टीरिया बन रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दो। अब जो ऑलरेडी हो गए हैं, एसएसटी के अंदर चले गए हैं,
ये तो आगे के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि आगे ना हो बल्किंग ऑफ स्लज, लेकिन जिनकी बल्किंग हो गई है उनके लिए क्या करें, उनके लिए डिसइंफेक्टेड कर दो, क्लोरीन डाल के डिसइंफेक्ट कर दो, तो बल्किंग ऑफ स्लज खत्म हो जाएगी, बैक्टीरिया मर जाएंगे, उनको रिमूव कर दो अलग। तो डिसइंफेक्टेड डाल दो, क्लोरीन डाल दो, भाई अब जो हो गया सो हो गया। ये तो हो गया करेक्टिव मेजर क्लोरीन डालने वाला, तो कि भाई अब जो बन गए उनको तो ऐसे रिमूव कर दो। और आगे आगे के लिए क्या करना है प्रिवेंटिव मेजर, स्लजेज कम कर दो, एफ/एम बढ़ा दो, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर दो, एडिक्वेट एयर सप्लाई कर दो, एडिक्वेट एयर सप्लाई कर दो, और मेजर करते रहो, एस मेजर करते रहो। एस स्लज वॉल्यूम इंडेक्स को कंट्रोल करो 80 से 120 ml पर ग्राम। ये सब कर देंगे तो एच की वैल्यू अपने आप 80 से 120 आ जाती है। ये तो हो गया बल्किंग ऑफ स्लज। बल्किंग ऑफ स्लज में हमने क्या क्या पढ़ा, F/m कि ना 0.3 से 0.5 होगा, अगर लेस देन 0.3 डे इनवर्स हो रहा है क्या हो जाएगा, फूड कम माइक्रोग्राम ज़्यादा, बल्किंग ऑफ स्लज स्टार्ट हो जाएगी। स्लज एज θc ग्रेटर देन 6 डेज हो गया, बॉडी स्लज हो गई है, माइक्रोग्राम बूढ़े हो गए हैं, खाना पीना ज़्यादा नहीं खाएंगे, क्या हो जाएगी बल्किंग स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या कर दो, 6 दिन से कम कर दो स्लज एज। और क्या है, इनएडिक्वेट एयर सप्लाई के कारण एनआरबी कंडीशन बन जाती है, सेप्टिसिटी बन जाती है, और बल्किंग ऑफ स्लज स्टार्ट हो जाती है। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दे दो, फिलामेंटस बैक्टीरिया नहीं बनेंगे, बल्किंग ऑफ स्लज रुक जाएगी। एस तो अपने पास इंडिकेटर है ही कि एस को कितना रखो, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स को 80 से 120 रखो मिलीलीटर पर ग्राम। अगर ग्रेटर देन 120 हो गया, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स 120 से ज़्यादा हो गया, मिलीलीटर पर ग्राम से ज़्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगी बल्किंग ऑफ स्लज हो जाएगी। शायद आपने को पूरा आइडिया हो गया। अब एक दूसरी प्रॉब्लम आती है राइजिंग ऑफ स्लज। ये क्या भला है भाई, हमने एसएसटी में डाले, एसएसटी में स्लज गया और वो सेटल नहीं हो रहा, अब बल्किंग भी नहीं हो रही, राइज हो रहा स्लज, नीचे जाने के बजाय स्लज को नीचे जाना चाहिए था, राइज हो रहा है स्लज, क्यों हो रहा है भाई, डीनाइट्रिफिकेशन हो गया है। डीनाइट्रिफिकेशन कैसे होता है, डीनाइट्रीफाइंग तो बैक्टीरिया होते हैं, तो ड्यू टू डीनाइट्रिफिकेशन कैसे, कि हमने इतना ज़्यादा डिटेंशन टाइम दे दिया एरेशन टैंक में कि डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस शुरू हो गई। हमने क्या हटाना था एएसपी के अंदर, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर हमें क्या हटाना था, CBOD हटानी थी, कार्बोनेसियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कार्बोनेसियस ऑर्गेनिक मैटर ही हटाने थे। हमने इतना ज़्यादा डिटेंशन टाइम दे दिया कि थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया। थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट में क्या होता है, अपन NBOD हटाते हैं, नाइट्रोजनस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हटाते हैं, मतलब नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर हटाते हैं, नाइट्रोजन हटाते हैं। नाइट्रोजन कैसे रहती है पानी में, अमोनिया या अमोनियम आयन के रूप में रहती है। इसको पहले ये NO2 माइनस में जाता है, कौन, नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया, फिर नाइट्रेट में बनता है, कौन, नाइट्रोबैक्टर, जिसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। अब ये तो हो गया, इसके आगे वाली प्रोसेस भी हो गई, डीनाइट्रिफिकेशन भी हो गई, डीनाइट्रिफिकेशन भी हो गई यानी N2 बन गई, सेडिमेंटेशन टैंक तक जाते जाते SST तक जाते जाते N2 बन गई, अमोनिया गैस बन गई, सॉरी अमोनिया गैस नहीं, नाइट्रोजन गैस बन गई, ये बाहर निकलेगी, कौन कराता है बैक्टीरिया, सुडोमोनाड्स कराते हैं। अभी N2 गैस बन गई, अब क्या होता है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, इसमें नीचे जाना चाहिए था, और क्या बन गई, N2 गैस बन गई, यहाँ तक डीनाइट्रिफिकेशन हो चुका है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, N2 गैस तो बाहर निकलेगी, तो ये स्लज को राइज करवा देती है, स्लज को नीचे जाने के बजाय स्लज को राइज करवा देती है, क्योंकि N2 गैस है, गैस तो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो स्लज को सेटल करने के बजाय राइजिंग करवा देती है। ड्यू टू N2 गैस, ड्यू टू 3 डिग्री ट्रीटमेंट, NBOD कंज्यूम होती है, नाइट्रोजन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कंज्यूम होती है, नाइट्रेट से, नाइट्रेट तो बन गया, अब N2 भी बन चुका है, तो ये क्या बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो स्लज को बैठने के बजाय, स्लज को सेटल करने के बजाय ये ऊपर ले जाता है, N2 ऊपर ले जाती है, इसको बोलते हैं राइजिंग ऑफ स्लज। ऐसे लगता है स्लज राइज हो रही है सेटल करने के बजाय
राइज हो रही है, कहाँ होता है, एसएसटी के अंदर होता है। तो अपने को डिटेंशन टाइम ज़्यादा नहीं देना है। इसका सॉल्यूशन क्या है, डिटेंशन टाइम कम कर दो, राइजिंग ऑफ स्लज का सॉल्यूशन मिल गया। अब आती है तीसरी प्रॉब्लम, फॉर्मिंग। सरफेस पर फोम बन गया है ड्यू टू ग्रीस, ऑयल और ग्रीस का सरफेस पर फोम बन चुकी है। ये तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसके लिए तो अपन स्कीमिंग टैंक लगाते ही हैं। ठीक है, उसकी प्रॉपर ऑपरेशन देख लो भाई, सही से ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये अपना हो गया एएसपी, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। बाकी हमने एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस पूरी पढ़ी ही है, क्वेश्चन कर लिए इसकी। हमने एफ बाई एम भी पढ़ लिया इसका, हमने थीटा सी भी पढ़ लिया, हमने इसका एक इंडिकेटर एस भी पढ़ लिया, हमने इसकी प्रॉब्लम्स भी पढ़ ली, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, हमने उसका करेक्टिव मेजर्स भी पढ़ लिया। क्या क्या होती है प्रॉब्लम्स, बल्किंग ऑफ स्लज होती है, और क्या होती है, राइजिंग ऑफ स्लज होती है। राइजिंग ऑफ स्लज किसी कारण नाम से लग रहा है, बल्किंग ऑफ स्लज, बैक्टीरिया बल्क हो गए हैं, बैक्टीरिया ऐसा था, बैक्टीरिया ऐसा हो गया, वेट उतना ही, वॉल्यूम बढ़ गया, बल्किंग ऑफ स्लज किस चीज़ के कारण होता है, एफ बाई एम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.3 से 0.5 होनी चाहिए। लेकिन अगर एफ बाई एम कम हो गया, फूड बाई माइक्रोजम कम हो गया, यानी लेस देन 0.3 डे इनवर्स हो गया, से कम हो गया, 0.3 डे इनवर्स से कम हो गया, फूड कम माइक्रोजम ज़्यादा, अब माइक्रोजम के लिए फूड ही नहीं बचा तो क्या खाएंगे, केवल हवा खाएंगे, हवा खा खा के बल्किंग हो जाएंगी, बल्किंग मसलज हो गई। दूसरा क्या था, थीटासी, थीटासी को 6 दिन से ज़्यादा कर दिया, घुमाए जा रहे हैं, वो बैक्टीरिया घुमाए जा रहे हैं, ठीक है, रिसाइकिल किए जा रहे हैं, 6 दिन से ज़्यादा हो गया, अब बैक्टीरिया बूढ़े हो गए, बैक्टीरिया खाना नहीं खाएंगे और बल्किंग स्टार्ट हो जाएगी। तीसरा हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर हमने न्यूट्रिशन नहीं दिया, न्यूट्रिशन नहीं दिया तो क्या बन गई, फिलामेंटेशन बैक्टीरिया बन गई, फिलामेंटेशन बैक्टीरिया ग्रोथ सही से नहीं हुई तो बल्किंग ऑफ स्लज हो गई। इनएडिक्वेटेड एयर सप्लाई दिया, इनएडिक्वेट एयर सप्लाई दिया, एनआरबी कंडीशन बन गई, बल्किंग ऑफ स्लज हो गई। राइजिंग ऑफ स्लज ड्यू टू डीनाइट्रिफिकेशन कारण हो गई, N2 गैस एसएसटी के अंदर बाहर निकल रही है, हमें कराना था स्लज का सेटल, और स्लज क्या हो रही है, राइजिंग हो रही है, क्यों, डीनाइट्रिफिकेशन, N2 गैस के रिमूव के कारण। N2 गैस, गैस तो बाहर जाना चाहिए, तो स्लज हमें राइज होती हुई दिखती है, ये हो गया, ये प्रॉब्लम होगी। एक और प्रॉब्लम अगर लिखनी हो गई तो फॉर्मिंग के लिए तो ऊपर फॉर्म बन जाती है, समझ में आ गया ये चीज़ भी। एएसपी हमने क्या पढ़ा, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम है, हमने कोई मीडिया नहीं प्रोवाइड किया, बस बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, सस्पेंशन में है, और माइक्रोजम सस्पेंशन में है, ऑर्गेनिक मैटर खा रहे हैं, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एरेशन टैंक। आगे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है, ठीक है। अब अपने को नाम है इसका एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, सिस्टम का नाम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है, तो अपने को एक्टिवेटेड स्लज हमें रिसर्कुलेट कराना है, हम रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज पास करा देते हैं, निकलता क्या है, WAS, वेस्टेड एक्टिवेटेड स्लज, इसको कहाँ ले जाते हैं, सेम स्लज डाइजेशन, पहले स्लज थिकनिंग, स्लज डाइजेशन, स्लज डिवोटरिंग एंड स्लज का लैंड फार्मिंग वगैरह में स्लज को डिस्पोजल कर देते हैं। यहाँ से क्या निकलता है, एफ्लुएंट्स निकलता है, ठीक है। तो अपने को सारा समझ में आ रखा है बेट एएसपी। अब एएसपी थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि सिस्टम होता क्या क्या है। अपन एफ बाई एम पढ़ा था, एएसपी, इसको एएसपी तो पूरा सिस्टम है, हम बोलेंगे इसको एरेशन टैंक, नीचे से हवा देते हैं, एसएसटी है, रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज होगा, नाम ही लग रहा है रिटर्न, RAS, रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज, क्योंकि प्रोसेस का नाम ही एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है। WAS इसका था, QW वेस्टेड वाला, और XU, इसमें QR और XU क्या है, एक्टिवेटेड स्लज की कंसंट्रेशन है, एक्टिवेटेड बायोमास की कंसंट्रेशन है। यहाँ क्या था, X था, वॉल्यूम था इसका, इधर से Q आ रहा था, X 0 आ रहा था क्योंकि बायोमास आता नहीं है, बायोमास इनफ्लो में नहीं आता, आता क्या है, BOD आती है, अपन उसको क्या बोलते हैं,
सॉलिड्स बोल देते हैं, बीओडी बोल दो, बीओडी कंसंट्रेशन। ठीक है, ये पूरा एक सिस्टम बन जाता है। तो बाहर क्या निकलता है, क्यू नॉट माइनस का क्यू डब्ल्यू, और इसको एक्सी बोलते हैं। एफ्लुएंट 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 वाटर में या एफ्लुएंट्स में कंसंट्रेशन ऑफ बायोमास ये लगभग जीरो मानते हैं। अब हमने थीटा सी पढ़ा था, टोटल बायोमास डिवाइड बाई डेली कितना माइक्रोरिज्म या बायोमास सिस्टम से बाहर जा रहा है, डेली लिविंग द सिस्टम, डेली बायोमास लिविंग द सिस्टम। ये क्या होगा, टोटल बायोमास कितना होगा, वॉल्यूम के अंदर है V इंटू एक्स, और बाहर कितना जा रहा है, क्यू नॉट माइनस का क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स ई, प्लस का ये वाला, ये बाहर जा रहा है ना, क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू, ये लगभग जीरो हो जाता है। इसकी वैल्यू अपने कुछ कुछ निकाल देता है। नॉर्मल वैल्यू 6 दिन रखते हैं अपन, एफ बाई एम। ऐसे ही फूड, फूड का क्या है, ऑर्गेनिक मैटर कहाँ किसके साथ आ रहा है, क्यू के साथ आ रहा है, क्यू इंटू एस आई, अपन का माइक्रोरिज्म कहाँ है, एरिसन टैंक में है, वी इंटू एक्स। बस इसकी वैल्यू एफ बाई एम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.3 से 0.5 डे इनवर्स होनी चाहिए, 0.53 से 0.5 डे इनवर्स होनी चाहिए। एस भी हमने पढ़ लिया, ये इंडिकेटर है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। हम बीच बीच में सैंपल लेके स्लज वॉल्यूम इंडेक्स निकालते रहते हैं और पता चल जाता है कि बल्किंग होगी कि नहीं होगी, उसको रिसर्कुलेशन के थ्रू अपन इसको मेंटेन कर लेते हैं। कितनी चाहिए, 80 से 120 ml, इसकी यूनिट बड़ी ज़रूरी है, ml पर ग्राम। कहाँ से निकालते हैं, इमोपकॉन से निकाल लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया पूरा। अब ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, MLS MLVSS पढ़ लो। MLS क्या है, मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड्स। ये सस्पेंडेड सॉलिड्स नहीं है, एक्चुअल में क्या है, सॉलिड्स नहीं है, बोलते बस इनको है क्या, एक्टिव बायोमास है, बायोमास ही है ये। टैंक के अंदर जितने भी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, जैसे कि लिविंग बैक्टीरिया, डेड बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक सॉलिड्स, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स, सबका सब मिला के तो अपन क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड्स बोल देते हैं, MLS। टोटल टिपिकल रेंज कितनी होती है, 2000 से 4000 मिलीग्राम पर लीटर। अपन नॉर्मल देखते भी हैं, V इंटू एक्स लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी आती है, 3000 मिलीग्राम पर लीटर के अराउंड आती है। वो कौन सी आती है, MLVSS होता है वो, मिक्स्ड लिकर वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स। मतलब अगर सैंपल को फर्नेस में 550 डिग्री पर गर्म करते हैं तो जो जल गया वही वोलेटाइल है, और जलेगा कौन, बैक्टीरिया जल जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर जल जाएंगे, तो वो क्या हो जाती है, MLVSS हो जाते हैं। मोस्टली क्या, ऑर्गेनिक्स, ठीक है, वोलेटाइल कौन होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। मोस्टली क्या करते थे, अपन इनको मानते हैं लिविंग बैक्टीरिया ही ऑर्गेनिक है, वही वोलेटाइल है। तो MLVSS, नॉर्मली MLVSS कितना होता है, नॉर्मली MLVSS, नॉर्मली तो प्योर बैक्टीरिया नहीं होता है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल भी होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग में अपन MLVSS को मान लेते हैं एक्टिव बैक्टीरिया। तो MLVSS जहाँ भी दिया हुआ अपन एक्टिव बायोमास बोल देते हैं, एक्टिव बैक्टीरिया बोल देते हैं। MLVSS मिक्स्ड लिकर वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या है, एक्टिव बैक्टीरिया। प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग में अपन एक्टिव बायोमास को ही MLVSS बोल देते हैं। MLVSS पता ही है, वोलेटाइल तो कम ही होगा टोटल से, MLVSS लगभग कितना हो जाता है, 80% ऑफ MLSS हो जाता है। नॉर्मली अपन MLSS को, MLVSS कितना होता है, 80% ऑफ MLSS होता है। इसमें सब कुछ है, सैंपल लिया हमने, उसको 550 डिग्री पे गर्म किया, मतलब टोटल जितने सस्पेंडेड सॉलिड्स थे, मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड्स, इसके अंदर हमने देखा था सब कुछ आ गया था, लिविंग बैक्टीरिया, डेड बैक्टीरिया, ऑर्गेनिक सॉलिड्स, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। और जब इसी सैंपल को हमने 550 डिग्री पर फर्नेस में डाला, वोलेटाइल निकाले, तो जो जल गया, जो वोलेटाइल हो गया, जो उड़ गया, वो क्या, तो ऑर्गेनिक्स थे, उसी को लिविंग बायोमास मान लिया। तो MLVSS क्या है, एक्टिव बायोमास। परफेक्ट, वैसे नॉर्मली इतना नहीं होता, लेकिन अपन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में MLVSS को ही एक्टिव बायोमास, एक्टिव बैक्टीरिया मान लेते हैं। ये अपनी कहानी होगी MLS MLVSS की। और क्या है,
एक दो चीज़ें और पढ़ते हैं अपन। अभी तो टाइम होगा ना, घंटा ही हुआ होगा, 1 घंटा 15 मिनट है, 15-20 मिनट और पढ़ते हैं अपन। क्या क्या है? हम्म देखो, कुछ भी चीज़ों में लोड मत लो, चीज़ें आपस में लिंक होती जाएंगी। अपन रैंडम पढ़ रहे हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन इन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर में कैसे कैसे रिएक्शन होती है। माइक्रोऑर्गेनिज्म हमें पता है, हेटरोट्रोप्स ऑटोट्रोप्स। ऑर्गेनिक मैटर लपेट गए यानी कार्बन वाले ऑर्गेनिक मैटर लपेट गए। एनर्जी एंड मेटल कहाँ से लेते हैं? ऑर्गेनिक सोर्स से ले लेते हैं। ऑटोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स हमें पता है खाना खुद बनाते हैं। दो टाइप के होते हैं, फोटो ऑटोट्रोप्स, कीमो ऑटोट्रोप्स। फोटो ऑटोट्रोप्स फोटोन्स को यूज़ करके बनाते हैं खाना, यानी फोटोसिंथेसिस करके बनाते हैं। कीमो ऑटोट्रोप्स केमिकल एनर्जी का यूज़ करके खाना बनाते हैं, और ये इनऑर्गेनिक कंटेंट से एनर्जी और मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं। अपने को पता है नाइट्रोजन से एनर्जी यूज़ करते हैं। समझ में आ गया? फोटो ऑटोट्रोप्स, कीमो ऑटोट्रोप्स। फोटो ऑटोट्रोप्स में साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा, प्लांट्स आ जाएंगे, एल्गी आ जाएगा। कीमो ऑटोट्रोप्स में केमिकल एनर्जी का यूज़ करने वाले नाइट्रोसोमनस और नाइट्रोबैक्टर आ जाएंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ जाएंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आ जाएंगी। इसमें कीमो ऑटोट्रोप्स में। अब ये देखो मेटाबॉलिज्म कैसे काम करती है अपनी सेल्स में। मेटाबॉलिज्म होता है अपनी हर एक सेल के अंदर, मेटाबॉलिज्म होता है। कैसे कैसे होता है? पहला होता है कैटाबॉलिज्म, फिर होता है एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म भी दो टाइप का होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मैटर को सिंपल मैटर में ब्रेक डाउन कर देते हैं। अपन जो खाना खाते हैं, कॉम्प्लेक्स मटेरियल होते हैं, उनको सिंपल मैटर में ब्रेक डाउन कर देते हैं। और जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से निकलती है? इसी कॉम्प्लेक्स मैटर, जब सिंपल मैटर में ब्रेक डाउन होते हैं तो एनर्जी निकलती है, उसी केमिकल रिएक्शन से एनर्जी ले लेते हैं। कैटाबॉलिज्म। फिर आता है एनाबॉलिज्म। सिंपल मैटर डिराइव्ड फ्रॉम कैटाबॉलिज्म, जो सिंपल मैटर बना कैटाबॉलिज्म से, जो सिंपल मैटर डिराइव हुआ, उसी को यूज़ करके कॉम्प्लेक्स मैटर बना लेते हैं। और ऐसे कॉम्प्लेक्स मैटर बनाते हैं जो अपनी सेल की ग्रोथ में यूज़फुल होते हैं, जो अपने सेल्स की ग्रोथ में यूज़फुल होते हैं, उसको उस मेटल को बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, और एनर्जी रिलीज होती है, और वही क्या होती है? एटीपी। अपने को अपनी सेल्स को, जो कि अपने शरीर में अरबों खरबों सेल्स हैं, वो एनर्जी कहाँ से देती हैं? एटीपी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या करते हैं? कैटाबॉलिज्म में सिंपल मैटर बना, उसको कॉम्प्लेक्स मैटर बनाते हैं। कि इनको पता है, फिक्स पैटर्न पता है कि अपने को सेल की ग्रोथ के लिए कौन से मेटेरियल यूजफुल है, वही कॉम्प्लेक्स मैटर बनाती है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और यही क्या होती है? एटीपी। ठीक है, तो ये हो गया कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, हर एक सेल में होता है। ये मेटाबॉलिज्म के दो टाइप हो गए। अब ये देखो, याद कैसे करोगे? पहले हेटरोट्रोप्स आते हैं, फिर ऑटोट्रोप्स आते हैं। ऑटोट्रोप एडजस्ट होते हैं, जैसे ही पहले कैटाबॉलिज्म आता है, फिर ए वाले एनाबॉलिज्म होती है। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन हमेशा क्या कम होगा? रेट ऑफ फूड यूटिलाइजेशन से। बायोमास हमेशा कम बनेगा, जितना अपन खाना खाते हैं उससे बायोमास कम ही बनता है। बायोमास, यहाँ बायोमास बैक्टीरिया नहीं है, यहाँ बायोमास है कि जो रिएक्शन का आउटपुट आता है वो बायोमास है। तो जितना अपन खाना खाएंगे उतना थोड़ी ना बायोमास बन जाता है, हमेशा कम बनता है। क्योंकि कैटाबॉलिज्म जब कॉम्प्लेक्स मैटर ब्रेक डाउन करती है तो कुछ वेस्ट भी बनता है, इस वाले में कुछ वेस्ट भी बनता है। तो इसलिए बस एक चीज़ लिखी है कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन हमेशा रेट ऑफ फूड यूटिलाइजेशन से कम ही होता है। ओके, तो हमें पता चल गया माइक्रोइज्म दो टाइप के होते हैं, ये तो आपने पहले ही पढ़ लिया था। हेटरोट्रोप्स, ऑटोट्रोप्स। हेटरोट्रोप्स खाना देखते ही टूट पड़ते हैं, कार्बोनेशियस मैटर को रिमूव कर देते हैं, CBOD को कंज्यूम कर लेते हैं। मतलब कार्बोनेशियस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, इस ऑक्सीजन को कंज्यूम करके कार्बन ऑर्गेनिक मैटर रिमूव कर देते हैं हेटरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स अपना खाना खुद बनाते हैं। दो टाइप के होते हैं, कीमो ऑटोट्रोप्स, सॉरी, फोटो ऑटोट्रोप्स, कीमो ऑटोट्रोप्स। फोटो ऑटोट्रोप्स फोटोन्स को यानी सनलाइट को यूज करके अपना खाना बनाते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, एल्गी एंड प्लांट्स, जो भी अपने पेड़ पौधे होते हैं, ये आते हैं। एल्गी हो गया, ये आते हैं फोटो ऑटोट्रोप्स में। और
स्पेशल अपने जो पढ़ते हैं एनबीओडी रिमूव करने के लिए, वो कौन से होते हैं? कीमो ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ्स होते हैं। क्या करते हैं? अमोनिया को, अमोनिया या अमोनियम आयन को इसमें कन्वर्ट करते हैं, पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं इसको, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोसोमोनस नाइट्रोवेक्टर। ओके, समझ में आया? तो इसके लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो एनबीओटी हो जाती है। ऑटोट्रोफ्स बाद में आते हैं, पहले एडजस्ट हो रहे होते हैं। ऐसे ही कैटाबॉलिज्म में और मेटाबॉलिज्म में, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म वाले बाद में आते हैं, एनाबॉलिज्म प्रोसेस बाद में होती है। अब देखो और चीज़ क्या है, रिएक्टर के टाइप क्या क्या होते हैं। जो हमने बायोलॉजिकल रिएक्टर पढ़े, क्या क्या टाइप होते हैं हमें पता है। प्लग फ्लो होता है, नो मिक्सिंग, एफिशिएंसी ज़्यादा, सी टी बराबर सी नोट ई की और माइनस के टी। सी नोट, यहाँ पर कंसनट्रेशन ऑफ ऑर्गेनोमीटर ज़्यादा है तो रिमूविंग भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि डी सी टी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू सी टी। अगर यहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो उसकी रिमूवल की रेट भी ज़्यादा होगी, इसलिए इसकी रिमूव ज़्यादा होता है तो एफिशिएंसी ज़्यादा निकल के आती है। आइसोटोकाइनेटिक्स हमें पता है, फॉर्मूला सी टी बराबर सी नोट ई की पावर माइनस के टी पता है। फिर दूसरा रिएक्टर टाइप था कंटिन्यूस मिक्सिंग, अपनी स्टार्टिंग में ही मिक्सिंग कर देते हैं, कंप्लीट मिक्सिंग कर देते हैं। इससे कंसनट्रेशन ऑफ ऑर्गेनोमीटर कम हो जाती है, ऑर्गेनोमीटर कम हो जाती है तो एफिशिएंसी भी कम निकल के आती है। ये हमने देखा था, फॉर्मूला सी टी बराबर सी नोट अपॉन 1 प्लस का के टी। शॉर्ट सर्किटिंग होने के चांस हो सकते हैं इसमें, क्योंकि इनएडिक्वेट मिक्सिंग अगर कहीं हो तो शॉर्ट सर्किटिंग के चांस हो सकते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग यानी कि जितना मटेरियल अपने को रिमूव करना था, जितना ऑर्गेनोमीटर अपने को रिमूव करना था उतना रिमूव नहीं हुआ, शॉर्ट सर्किटिंग हो गई। कुछ फ्लो ज़्यादा हो गया, इस चक्कर में शॉर्ट सर्किटिंग हो गई। हमें जितना टाइम हमने दिया वो डिटेंशन टाइम से कम दिया, शॉर्ट सर्किटिंग होने के चांस हो गए। और क्यों होगी? इनएडिक्वेट मिक्सिंग करी। इसमें शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है ड्यू टू टेम्परेचर एंड डेंसिटी करंट्स के कारण शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है। फिर आता है एक बैच रिएक्टर। बैच रिएक्टर मतलब पानी को एक टैंक में फिल किया, इसके अंदर क्या हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ, सेटलिंग हुआ, सब चीज़ें इसी के अंदर हुई, फिर पानी को रिमूव कर दिया, फिल एंड विड्रो। इसमें कोई शॉर्ट सर्किटिंग का इशू नहीं रहता। फिर पानी को अपन पहले पूरा टैंक को पूरा भरते हैं, उसके अंदर सारी रिएक्शन होती है, फिर जब कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है फिर उस पानी को बाहर निकाल देते हैं, नीचे जो स्लज बच जाती है उसको अलग कर लेते हैं, तो कोई इशू नहीं है शॉर्ट सर्किटिंग का। तो 3 टाइप के हमने रिएक्टर पढ़े, प्लग फ्लो, कंटिन्यूस मिक्सिंग, बैच रिएक्टर। अपने को सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर कहते हैं एल्गी की कहानी। एल्गी की कहानी तो आपको पता है, फिर पढ़ लेते हैं। एल्गी अगर पानी में प्रेजेंट है तो बस एल्गी का ध्यान रखो, वो किसको कंज्यूम करता है? HCO3 माइनस में से इस कार्बन को यूज करता है, कार्बन सोर्स के रूप में यूज करता है, इस कार्बन को कार्बन सोर्स के रूप में यूज करता है। एल्गी, एल्गी क्या है? प्लांट है, ठीक है। तो CO3 माइनस प्लस का HCO3 माइनस और OH माइनस बनाता है, इसको कंज्यूम कर लिया, ये तो यूज कर लेता है एल्गी। अब जब ये कंज्यूम होता जा रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, OH माइनस बढ़ते जाएंगी, ये तो कंज्यूम होता जाएगा एल्गी के द्वारा, OH माइनस आगे बढ़ते जाएंगी, और OH माइनस क्या कर देते हैं? एल्गिनिटी इंक्रीज कर देते हैं, तो OH माइनस रह जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं, और पानी बेसिक या एल्कलाइन हो जाता जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ HCO3 माइनस यानी बाइकार्बोनेट का यूटिलाइजेशन होता है, पता है अपने को, OH माइनस बढ़ता जाता है, एल्कलिनिटी बढ़ती जाती है, पीएच बढ़ता जाता है। एल्गी हटाएंगे कैसे पानी से? सबको पता है, कॉपर सल्फेट से, यहाँ पर काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। इन्वायरमेंट में 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक को अपन सजीव बोलते हैं, सजीव। एबायोटिक को निर्जीव बोलते हैं, यानी पंच तत्व है, ठीक है। तत्व को कैसे लिखते हैं अगर हिंदी में कोई एग्जाम्पल दे रहा तो, एग्जाम दे रहा तो, तत्व है, इसमें 2 तय हैं, एक तय ये है, तो अपन पढ़ते हैं इसको तत्व प्लस का त्व, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। एमएलवीएसएस, एमएलएसएस पढ़ लिया हमने। भाई 1-2 चीज़ और पढ़ते हैं अपन, बड़ी सी चीज़ें पढ़ते हैं अपन। हम्म अपन पढ़ते हैं मोनोड इक्वेशन, बहुत प्यारी इक्वेशन है,
आजकल ट्रेंड में चल रही है, मोनोड इक्वेशन। देखो थोड़ा पढ़ो, मैं इतने पानी वानी पी लेता हूँ। क्या है मोनोड इक्वेशन? मोनोड इक्वेशन क्या बताती है पहले तो ये देखते हैं। बड़ी सिंपल सी है मोनोड इक्वेशन। मोनोड इक्वेशन डिस्क्राइब करती है द रिलेशन बिटवीन माइक्रोबियल ग्रोथ रेट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रेट, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मतलब ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रेट, इन दोनों को आपस में रिलेट करती है। इट इज़ वाइडली यूज इन द डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, एएसपी वगैरह में एएसपी वगैरह में, इन बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में कैसे ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रेट आपस में रिलेट होती है, इसको बताती है मोनोड इक्वेशन। फॉर्मूला देख लेते हैं। म्यू बराबर का म्यू मैक्सिमम इंटू एस अपन का के एस प्लस का एस। क्या है? एस है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एस है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ फूड, सबस्ट्रेट यानी माइक्रो ऑर्गेनिक मैटर की कंसंट्रेशन या फूड की कंसंट्रेशन, और फूड और ऑर्गेनिक मैटर क्या ही होते हैं? बीओडी होती हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये भी सेम ही चीज़ है। और ऑर्गेनिक मैटर एस क्या हुई? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ फूड, बीओडी अल्टीमेट, और ऑर्गेनिक मैटर, जो भी चीज़ लिखनी हो लिख दो। केएस क्या है? केएस है हाफ वेलोसिटी कांस्टेंट, वह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पर म्यू कितना हो जाए? म्यू मैक्सिमम बाई 2 हो जाए। मतलब अगर मैं एच की जगह के एस डाल दूँ, यहाँ के एस डाल दूँ, यहाँ के एस है और यहाँ के एस डाल दूँ, तो के एस और के एस प्लस के एस 2 के एस हो गया, और के एस से के एस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? म्यू बराबर क्या? म्यू मैक्सिमम बाई 2 हो जाएगा। यानी ग्रोथ कितनी हो रही है? मैक्सिमम ग्रोथ की आधी हो रही है। म्यू क्या है? स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, यानी ग्रोथ रेट है। म्यू मैक्सिमम क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मैक्सिमम ग्रोथ रेट है, कि इससे ऊपर ग्रोथ रेट नहीं होगी, इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, चाहे अपन फूड कितना भी उनको दे दें, ऐसा नहीं है। जैसे अपन पढ़ते हैं डी एल बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू उसकी एल की, कि जितनी अपन अगर ये एल बढ़ाते जाएंगे उतनी ही उसकी रिमोल की रेट बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है। कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रेट भी एक स्पेसिफिक फिक्स रहती है। ऐसा नहीं कि आप इन्फिनिटी फूड दे दो तो वो उन अपनी ग्रोथ रेट इन्फिनाइट कर लेंगे, नहीं, इनकी भी एक फिक्स रेट है। इतना ही ग्रोथ रेट कर सकते हैं बैक्टीरिया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मैक्सिमम ग्रोथ रेट फिक्स है, कि आप अगर उससे कम दोगे मतलब फूड, तो कम हो जाएगी ग्रोथ रेट। लेकिन अगर आपने इन्फिनिट फूड दे दिया तो ऐसा नहीं कि उनकी ग्रोथ रेट इन्फिनिट हो जाएगी, उनकी फिक्स है मैक्सिमम ग्रोथ रेट। तो ठीक है। और ये स्पेसिफिक ग्रोथ रेट मतलब एट एनी फूड कंसंट्रेशन। तो केएस हमने क्या बताया? हाफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, वह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पर म्यू की वैल्यू म्यू मैक्सिमम बाई 2 हो जाए, ग्रोथ रेट मैक्सिमम ग्रोथ रेट की आधी हो जाए। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी मैक्सिमम स्पीड के या मैक्सिमम ग्रोथ के 50% पर काम कर रहा है। ओके। अब देखो, अगर किसी बैक्टीरिया के लिए केएस की वैल्यू कम हुई, हाफ वेलोसिटी कांस्टेंट अगर कम हुआ, तो मतलब सोचो बैक्टीरिया थोड़े फूड पर भी अच्छे से काम कर लेता है। क्यों? लो केस हुआ है मतलब इस पर क्या हो गया? म्यू म्यू मैक्सिमम बाई आधा हो जाएगा। केस कम है, फिर भी अपन उस केस पे बैक्टीरिया अपनी आधी ग्रोथ रेट पे काम कर रहा है। हाई केस है किसी का, तो बैक्टीरिया को ज़्यादा फूड चाहिए। अगर हाफ वेलोसिटी कांस्टेंट किसी बैक्टीरिया के लिए ज़्यादा है, ग्रोथ रेट तो उतनी अभी भी इतनी आ रही है म्यू मैक्सिमम बाई 2, तो बैक्टीरिया को ज़्यादा फूड चाहिए 50% ग्रोथ रेट के लिए भी। तो मतलब बैक्टीरिया को ज़्यादा फूड चाहिए। तो लो केस और हाई केस का समझ में आ गया। हाफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, म्यू क्या है? म्यू मैक्सिमम इंटू एस अपन का के एस प्लस का एस।
एस फूड कंसंट्रेशन, ऑर्गेनिक मैटर कंसंट्रेशन, के एस क्या है, हाफ वेलोसिटी कांस्टेंट। वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जिसके ऊपर बैक्टीरिया अपनी मैक्सिमम ग्रोथ की आधी रेट पे काम करते हैं। अगर मैं एट के एस लिख दूँ, अगर एस बराबर का के एस, तो म्यू कितना हो जाएगा, म्यू मैक्सिमम बाई 2। अब अगर किसी बैक्टीरिया के लिए के एस की वैल्यू कम आती है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कम फूड कंसंट्रेशन पे भी अच्छे से काम कर लेते हैं। तो अगर के एस किसी का कम है तो मतलब कम फूड पर भी अच्छे से काम कर लेता है। किसी का हाई के एस है, हाफ वेलोसिटी कांस्टेंट किसी का हाई है, तो उसको ज़्यादा फूड चाहिए आधी अचीव करने के लिए, ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि एस बराबर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के एस पे म्यू की वैल्यू आधी हो जाती है, मैक्सिमम की आधी हो जाती है। अगर के एस कम हुआ तो आधी पे काम कर रहे हैं, लेकिन के एस कम है, सोचो कम फूड कंसंट्रेशन पे भी आधी ग्रोथ रेट ले आए हैं। किसी बैक्टीरिया का केस ज़्यादा है, हाफ वेलोसिटी कांस्टेंट ज़्यादा है, तो ग्रोथ रेट तो 50% ही आ रही है, लेकिन केस की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब उसको फूड ज़्यादा चाहिए, बैक्टीरिया को ज़्यादा फूड चाहिए। ये समझ में आ गया। तब तो क्या समझ में आया, म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्सिमम इंटू एस अपन के एस प्लस एस। ये सब वैल्यू दे देता है और अपन निकाल लेते जाते हैं। फूड कम, ये तो नॉर्मली पता है, अगर फूड अपन कम दिया तो ग्रोथ कम होती है, फूड ज़्यादा हो दिया तो ग्रोथ ज़्यादा होती है। लेकिन एक लिमिट के बाद बैक्टीरिया फुल कैपेसिटी पर पहुंच जाता है और फूड बढ़ाने पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं बढ़ती है। यही क्या कॉन्सेप्ट है, म्यू मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट है। तो म्यू क्या हुआ, म्यू मैक्सिमम इंटू एस अपॉन का के एस प्लस का एस। यही क्या है, मोनोड इक्वेशन है। हमने दो तीन चीज़ें पढ़ी इसमें, कि एक तो बैक्टीरिया की मैक्सिमम ग्रोथ रेट होती है, जो कि बैक्टीरिया इससे ऊपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। एक हमने के एस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, के एस क्या है, हाफ वेलोसिटी कांस्टेंट है। वो फूड की कंसंट्रेशन जिसके ऊपर बैक्टीरिया की ग्रोथ म्यू बराबर का म्यू मैक्सिमम बाई 2 हो जाता है, तो उसको डिफाइन कर दिया हमने, वो उस कंसंट्रेशन को डिफाइन कर दिया, उस फूड कंसंट्रेशन को डिफाइन कर दिया हमने के एस। एस क्या है, ऑर्गेनोमेट्रिक कंसंट्रेशन, फूड की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया मोनोड की इक्वेशन। तो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए मोनोड इक्वेशन है। कुछ और लिखा है कि बायोलॉजी में एंजाइम्स के लिए एक इक्वेशन थी ऐसी, मिचालीस मेंटन इक्वेशन, तो वो एंजाइम्स के लिए काम करती है, वो भी ऐसे बता देगी एंजाइम्स कैसे काम करती है। ऐसे ही वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए मोनोड इक्वेशन वैसा ही काम करती है। तो मोनोड इक्वेशन ने बता दिया कि फूड की कंसंट्रेशन के बेसिस पे माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रोथ कितनी होती है, उसका रिलेशन दे दिया। और हमने अंदर भी पढ़ लिया कि इन्फिनाइट फूड देने पे उसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ रेट इन्फिनाइट नहीं होती, म्यू मैक्सिमम ही होती है। ये हमने पढ़ा एक टॉपिक। 1.5 घंटा हो गया, अपने को ये क्लोज कर देना चाहिए। अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, टाटा।